Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं दैट इज लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स। मैं यहाँ पर आपके लिए जनवरी से लेके अगस्त तक जितनी भी करंट अफेयर्स है लास्ट 8 मंथ की वो सारी एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा और ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स हम बनाते रहेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर का इंडेक्स बता देता हूं। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा बट हम किस तरह इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं नेशनल न्यूज को डिस्कस करूंगा लास्ट 8 मंथ की। ओके, उसके बाद हम इंटरनेशनल न्यूज में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा इवेंट्स एंड समिट्स, जो भी लास्ट 8 मंथ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा नेशनल अपॉइंटमेंट्स, तो जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनको हम फोर्थ टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। ओके, सिक्स्थ टॉपिक होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेवेंथ टॉपिक होगा हमारे अवार्ड्स, जो भी रिसेंट अवार्ड्स दिए गए हैं लास्ट 8 मंथ में वो सारे यहाँ पर एक सिंगल लेक्चर में हो जाएंगे। उसके बाद इंडेक्स एंड रैंकिंग, बहुत सारी इंडेक्स और रैंकिंग आती है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से रैंकिंग आती है, उनको डिस्कस करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम के लिए। ओके, उसके बाद जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज है, जनरली डिफेंस रिलेटेड जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, ये एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स, जो कि आपको भी पता होगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स। ओके, तो उसको डिस्कस करेंगे लास्ट 8 मंथ का। ओके, उसके बाद आएंगे हम फेस्टिवल्स पे, जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हुए हैं लास्ट 8 मंथ में उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इंपॉर्टेंट बुक्स में। ओके, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा आएगा ऑबिटरीज। ऑबिटरीज मीन्स जो भी अभी डेथ हुई होंगी रिसेंट, जो पर्सनैलिटी की डेथ हुई होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में हम आएंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट 8 मंथ में बहुत सारे डेज आते हैं, उनकी बहुत सारी थीम्स है, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, उसके बाद हम 15th टॉपिक जो है हमारा है वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज है लास्ट 8 मंथ की उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो भी हमारा बचा कुचा होगा, या जिसको मिसलेनियस कहते हैं, एंड में उसको डिस्कस करेंगे। मतलब ये 17 टॉपिक्स में आज मैं आपको पूरी करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा। तो जिसने भी अभी लास्ट 8 मंथ में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है और एग्जाम से पहले इस लेक्चर को एंड तक देख लिया, तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, अब कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे सर जो आप लेक्चर पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरह की प्रिंटेबल फॉर्मेट पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लास्ट 8 मंथ की, जनवरी से अगस्त तक की। आप देख सकते हैं टोटली अपडेटेड है ये। ठीक है, रीसेंट अपडेशन आपको पूरे 17 टॉपिक्स में ये अपडेटेड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सोचोगे सर इसका सैंपल दिखाइए, ये तो इंडेक्स है। ये देखिए इस तरह का बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 3 पेजेस का सैंपल दिया हुआ है। ये पीडीएफ जो है करीबन 110 पेजेस की है। ओके, कैसे मिलेगी आपको, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको तुरंत जाकर आप बाय कर लेना। ओके, ये कूपन कोड भी लगा लेना, वहां पर एप्लीकेशन में जाओगे 1,000,040 तो आपको 40% का इस कोर्स में ऑफ मिल जाएगा और यहीं पर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो अगर जिसको पीडीएफ नहीं चाहिए वो व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को, ओनली पीडीएफ को बाय कर सकता है। ओके, तो लेट मत करिएगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए है तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से भी आप इस करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय करके इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 17 टॉपिक्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा नेशनल न्यूज को। ओके, तो देखते हैं नेशनल न्यूज लास्ट 8 मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी रिसेंटली पहली न्यूज जो हमारी है वो है पार्लियामेंट ने पास किया है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ओके, बहुत न्यूज में भी आया जिसमें आपने सुना होगा जो रियल मनी गेम्स होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा ड्रीम 11, जहां पर हम लोग पैसे लगाते हैं और फिर पैसे जीतते हैं, हमको पैसा मिलता है। ठीक है, तो रियल मनी गेम्स जो उनको बैन कर दिया गया है। ओके, मतलब जितने भी मनी गेम्स हैं उनको सरकार ने बैन कर दिया है, उनके एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया है, उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको बैन कर दिया गया है।
कहने का मतलब आपका ड्रीम 11 जो आप लोग आईपीएल में खेला करते थे, अब उसको आप नहीं खेल पाएंगे, वो इलीगल हो गया है। इसमें पेनल्टी भी है, 5 साल तक की जेल है और 2 करोड़ तक का रिपीटेड अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसको फाइन भी है। ओके, अब इससे क्या होगा, जो रियल मनी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, पोकरबाजी आपने सुना होगा, ये सारे गेम्स जो है उनको बैन कर दिया गया है ना। लेकिन अब आप लोग, कुछ लोग सोचोगे तो हम लोग पबजी वगैरह खेलते हैं, ये सब गेम बैन नहीं हुए हैं, याद रखिएगा। ऐसे गेम जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है उनको बैन किया गया है, जबकि सोशल ई स्पोर्ट गेमिंग जो है उनको बढ़ावा मिलेगा। ओके, इन गेम्स को जहां पर लोग पैसे लगा के बहुत ज्यादा मनी लॉस करते थे, उन गेम्स को सरकार ने बैन कर दिया और ये पार्लियामेंट से भी अप्रूव हो गया है बिल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, मैं आपको बता दूं 21 जुलाई को मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। ओके, जिसकी वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो वैकेंट हो गई। अब नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, मैं आपको बता दूं 9 सितंबर को इलेक्शन की डेट भी है, इसी दिन इलेक्शन होगा और इसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी। मतलब 9 सितंबर को आपको हमारे नए देश के वाइस प्रेसिडेंट पता चल जाएंगे। बट मैं अभी से ही डिक्लेयर किए दे रहा हूं कौन होगा वाइस प्रेसिडेंट। जो होने वाले उनका नाम होगा सीपी राधाकृष्णन, जो कि बीजेपी ने जिनको अपॉइंट किया है, कैंडिडेट बनाया अपना, एनडीए का ये कैंडिडेट है। अभी एट प्रेजेंट ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं, ठीक है, तो यही बनेंगे देश के वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपको अभी से ये न्यूज अपडेट कर रहा हूं। ऑफ कोर्स इंडिया ब्लॉक ने, अपोजिशन जो अलायंस है, उन्होंने भी एक कैंडिडेट उतारा है। ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। ओके, तो ये कंटेस्ट करेंगे, बट मैं आपको अभी से बता रहा हूं जो फाइनल वर्डिक्ट है वो सीपी राधाकृष्णन जो है वो देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। ओके, ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, मतलब मालगाड़ी, सबसे एशिया की लॉन्गेस्ट मालगाड़ी आप कह सकते हैं, इसका भी ट्रायल रन हुआ है। इसका नाम याद रखिएगा, रुद्रास्त्र, याद रखिएगा। रुद्रास्त्र जो है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन जिसका ट्रायल हुआ है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा रुद्रास्त्र इसका नाम है। करीबन 4.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो ये अभी रिसेंटली इसका ट्रायल हुआ, तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अभी आप देखोगे बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट की, हम मतलब बादल फटने की, जिसको हिंदी में कहते हैं क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं देख रहे हैं। एक मेजर इंसिडेंट जिसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, नाम था क्लाउड बर्स्ट इन उत्तरकाशी धराली एरिया, जिसके बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ओके, तो ये पूछ सकते हैं जो अभी उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ठीक है, तो कौन से एरिया में होता है, याद रखिए। वैसे तो बहुत से एरिया में हम देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट देखा जा रहा है, बट स्टिल धराली जो मेरा मानना है, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में सिचुएटेड है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसको कमीशन कर दिया गया है कहां पर, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम मैं आपको बता दूं, दीनदयाल पोर्ट इसका पूरा नाम है, या जो नया नाम है वो है दीनदयाल पोर्ट कांडला, गुजरात में है। इंडिया का फर्स्ट मेक इन इंडिया, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है यहां पर कमीशन किया गया है। तो पूछ सकते हैं कहां पर कमीशन किया गया, तो आपको याद रखेगा दीनदयाल, दैट इज दीनदयाल पोर्ट कांडला, दैट इज एट गुजरात। ओके, नेक्स्ट है, फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ है, 4 अगस्त को हुआ है। इसका टाइटल या आप थीम देख सकते हैं क्या थी, दैट इज सप्त सुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी, ये इसकी थीम थी। ओके, और ये कहां पे हुआ, फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है याक्तिन विलेज, ये न्यूज में, ये विलेज मैं आपको बता दूं सिक्किम में सिचुएटेड है और ये इंडिया की पहली डिजिटल नोमैड विलेज डिक्लेयर हुई है। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज, मतलब यहां पर आकर आप लोग अपना, जैसे जिनको ऑनलाइन वर्क करना होता है वो हिमालयन एरियाज में जाते हैं और अपना वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको नोमैड विलेज डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आप इजिली आके यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो भी आपको ऑफिस के वर्क वगैरह रहते हैं, दूर से लोग आते हैं, 2-2 3-3 महीने रहते हैं, तो इससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा सिक्किम का। तो उसके लिए इंडिया की पहली डिजिटल नोमैड विलेज जो है वो सिक्किम में बनी है, नाम है याक्तिन विलेज। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फिलेरिसिस, इंडिया का जो टारगेट है लिम्फेटिक फिलेरिसिस से इंडिया फ्री हो जाएगा टिल 2027, ये इंडिया ने टारगेट बनाया हुआ है टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरिसिस। ओके, अभी आपने सुना होगा ट्रकोमा, जो कि न्यूज में है, क्योंकि 2024 में इंडिया फ्री हो गया ट्रकोमा डिसीज से, जो कि एक आई का डिसीज है, याद है कि आई इन्फेक्शन डिसीज होती है ट्रकोमा। इंडिया फ्री हो चुका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी बहुत बात भी की है ट्रकोमा की, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पूछ सकते हैं रिसेंटली किस डिसीज ने डब्ल्यूएचओ से इंडिया फ्री हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रकोमा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज सिंगदूर केबल स्टेट ब्रिज, ये भी न्यूज में था। पूछ सकते हैं केबल स्टेट ब्रिज जो है, दैट इज सिंगदूर केबल स्टेट ब्रिज, याद रखिए केबल
स्टेट ब्रिज ये कहां पर सिचुएटेड है? तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका। इसमें थोड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी, इसलिए न्यूज में आ गया था, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन है और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार गए, उन्होंने वहां पर एक बहुत फेमस ब्रिज को इनॉग्रेट किया, नाम था औंता सिमारिया गंगा ब्रिज। ओके, तो औंता सिमारिया गंगा ब्रिज जो है बिहार में सिचुएटेड है। इसमें करीबन 2 किलोमीटर का आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं 6 लेन ब्रिज बनाया गया, औंता सिमारिया गंगा ब्रिज, गंगा रिवर पे सिचुएटेड है और ये न्यूज में भी है, तो पूछ सकते हैं ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है बिहार। ओके, नेक्स्ट है, गुजरात पहला इंडियन स्टेट बना है जो इसने लॉन्च किया है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ओके, जिससे आपको जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो थ्रू जेनेटिक रिसर्च उनकी हेल्थ केयर को इंप्रूव करने का ये गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और पहला स्टेट बना है जिसने जीनोम ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया की पहली नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, नाम है दैट इज त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसको गुजरात में आनंद में इनॉग्रेट किया गया। अभी आप देख सकते हैं अमित शाह जी जो है मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव इन्हीं के पास में, इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, इनॉग्रेट किया गया मतलब अभी भूमि पूजन आप कह सकते हैं, अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, 44th इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आई जिसमें 44th, अब इंडिया की पहले 43 यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, 44 हो गई हैं, एक और इंक्लूड हो गई, उसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। और मैं बता दूं ये लैंडस्केप जो है 11 फोर्ट्स जो है वो महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 12 फोर्ट्स हो जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है 12 फोर्ट्स, और इनमें से जो एक तमिलनाडु में उसका नाम है जिंजे फोर्ट जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रामसर साइट पहले 89 थी बट अभी रिसेंटली 2 रामसर साइट और डिक्लेयर हुई हैं। एक है दैट इज किचान राजस्थान में है और दूसरी है मिनार वेटलैंड जो कि उदयपुर में है। ये दोनों को ही रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, दोनों ही राजस्थान की है। तो अब रामसर साइट जो इंडिया में हो गई टोटल 91, तो रिसेंटली जो डिक्लेयर की गई है वो है ये दोनों, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट ने जो है उसने लॉन्च किया ज्ञान पोस्ट। जो बुक डिलीवरी करते हैं उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ज्ञान पोस्ट जो है वो इंडियन पोस्ट ने लॉन्च किया है, जिससे कि आप जो एजुकेशनल, कल्चर, सोशल और रिलीजियस बुक है उनको अफोर्डेबल रेट्स में आप कुरियर वगैरह जो है वो इजिली पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। ओके, उसके लिए ज्ञान पोस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर आर्क, याद रखिए वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये ब्रिज जो है चिनाब रिवर पे सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रिवर आर्क, सॉरी रेलवे आर्क ब्रिज आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर हो चिनाब ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है IATA, दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके, इसका 81st एनुअल जनरल मीटिंग 2025 हुई है जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। जून में मीटिंग कंडक्ट की गई न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली में है वहां पर मीटिंग कंडक्ट की गई। ओके, और ये इवेंट मैं बता दूं इंडिया में 42 इयर्स बाद हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम 1983 में हुआ था, उसके बाद इतने टाइम बाद ये मीटिंग हो रही है। तो पूछ सकते हैं इस बार 81st एनुअल जनरल मीटिंग जो IATA की हुई है वो कहाँ हुई है? इसको आप वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट भी कह सकते हैं, तो आंसर होगा इंडिया। ओके, नेक्स्ट है सोनमर्ग टनल, जिसको हम जेड मोरे टनल भी कहते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। ओके, और इसको जेड मोर टनल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जेड शेप की वो रोड हुआ करती थी, उसको रिप्लेस कर लिया है एक टनल ने। ओके, अब ऑल वेदर मतलब आप सोनमर्ग जो है ना वो कभी भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस टनल। पहले टनल नहीं थी तो बहुत डिफिकल्टी होती थी विंटर्स के टाइम पर सोनमर्ग जाने में, बट अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया है टू रीच सोनमर्ग ड्यूरिंग द विंटर्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है कंट्री का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, AI एक्शन समिट 2025 जो अभी रिसेंटली हुई है 2025 की, वो हुई है पेरिस में। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे समिट में। इस समिट को को चेयर किया था PM मोदी ने, उनके साथ साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर इस समिट को को चेयर किया। ओके, जिसका फोकस था ग्लोबल कॉपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। ओके, तो ये समिट रिसेंटली पूछ सकते कहां हुई है? तो करेक्ट आंसर फ्रांस में हुई है, दैट इज एट पेरिस। नेक्स्ट है 10th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग, बड़ी इंपॉर्टेंट है रायसेना डायलॉग। ओके, ये न्यू दिल्ली में हुई और इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नाम है क्रिस्टोफर लग्जन। ओके, ये थे इस बार के चीफ गेस्ट न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। ये समिट जो है 17 मार्च से 19 मार्च तक न्यू दिल्ली में चली है। थीम थी कालचक्र, दैट इज पीपल, पीस एंड प्लेनेट, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है
इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, जो रिसेंट टाइगर रिजर्व बना है 58 टाइगर रिजर्व, उसका नाम है माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये 58 टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। और इसके टाइगर रिजर्व बनने के बाद मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व हो गए 9। ये 9th टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट एवर रिवरराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन। ओके, तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की गई है, फर्स्ट एवर रिवरराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद रिलीज किया है, तो इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो बताई गई है वो बताई गई है उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल और फिर असम में है। ओके, ये आपको याद रखना, टोटल डॉल्फिन जो है वो 6327 डॉल्फिन इंडिया में एट प्रेजेंट एस्टिमेटेड इस रिपोर्ट में बताई गई है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए टोटल नवरत्न कंपनीज हो गई हैं टोटल इंडिया में 26। अभी 25 और 26 दो नई नवरत्न कंपनी को स्टेटस दिया गया है, नवरत्न स्टेटस दिया गया है। एक का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और दूसरी है IRFC, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो टोटल अब हो गई 26, याद रखिएगा, नवरत्न कंपनीज हो गई हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए महारत्न कंपनीज कितनी है इंडिया में। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 13, 14, 15 या 16, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एट प्रेजेंट इंडिया में महारत्न कंपनीज कितनी है। नवरत्न तो मैंने बता दी 26 है, महारत्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है, अभी आपको पता होगा टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। ओके, पहलगाम में एक जगह है बायसरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जो पहलगाम पे है, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, और डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये अटैक हुआ, पहलगाम टेररिस्ट अटैक, यहाँ पर 26 टूरिस्ट की डेथ हो गई। ओके, और मैं आपको बता दूं इसी के रिटालिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान पे एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हमने पाकिस्तान की जो टेरर साइट्स हैं, ओके, देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेरर साइट्स दिख रही होंगी, तो यहाँ पर इन टेरर साइट्स में हमने 9 टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में, वहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जहां पर हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो ये ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। ओके, आगे बात करें तो जब ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ, ओके, तो यूएस ने जो TRF है, एक नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा की एक प्रॉक्सी है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएस ने डिक्लेयर किया। तो पूछ सकते हैं अभी यूएस ने पहलगाम टेरर अटैक पे किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, तो करेक्ट आंसर TRF को। ओके, जिसका रोल था इस पहलगाम टेरर अटैक, जो कि अप्रैल में टेरर अटैक हुआ था। ओके, नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, इनको इंस्क्राइब कर दिया गया यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ओके, और इसको इंस्क्राइब करने के बाद टोटल अब यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर टोटल याद रखिएगा इंस्क्रिप्शंस हो गए 14। कितने हो गए हैं? 14। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 14 इंस्क्रिप्शंस हो गए हैं आफ्टर एडिंग दीज टू। ओके, नेक्स्ट है नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है कि हम मिजल्स रुबेला जो है उसको एलिमिनेट करेंगे, और इंडिया ने जो टारगेट बनाया टिल 2026, याद रखिएगा कब तक का एलिमिनेशन का टारगेट बनाया, टिल 2026 का इंडिया का टारगेट है। ओके, नेक्स्ट है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। देखिए इसके लिए मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपका ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जाकर आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा इस लेक्चर का, आप एक बार जरूर देखें। ओके, नेक्स्ट है WHO ने ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क जो होता है उसके अंदर इंडिया की एक सिटी है, याद रखिएगा, दैट इज कोझिकोडे, जो कि केरल में है। इसको WHO ने ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क के अंदर इंक्लूड किया है, और इंक्लूड उन सिटीज को किया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोएक्टिव वर्क किया हुआ है, किसमें, ओल्डर एडल्ट इन अर्बन डेवलपमेंट, मतलब इंक्लूड किया है कि जिस टाइम डेवलपमेंट करें उसमें ओल्डर जो सीनियर सिटीजन होते हैं, एक तरीके से ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनको उनका रोल होता है, मतलब कहने मतलब जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो सिटीज में, तो उनको देख के डेवलपमेंट करें, ऐसा नहीं कि वो बेचारे जा ही नहीं पा रहे हो। तो अगर कोई सिटी उस पर वर्क करती है तो उसको ऐड किया जाता है, इसमें कोझिकोडे केरल की जो सिटी है उसको ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसने डेवलप किया जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, तो वो बनी है इंडिया, याद रखिएगा। इंडिया ने माइलस्टोन अचीव किया बिकमिंग द फर्स्ट नेशन टू डेवलप ए जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। ओके, और ये दो टाइप की राइस वैरायटी इंडिया ने डेवलप की है, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, एक का नाम है DRR धन 100 कमल, ओके, और दूसरा है पूसा DST राइस 1। तो ये दो
और यार ये जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी जो है वो इंडिया ने डेवलप की है। ओके, पहली कंट्री बन गई है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है। ओके, नेक्स्ट है सचेत ऐप। नाम से पता चला सचेत ऐप, ये एक्चुअली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने डेवलप किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली देश में पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं आजकल साइक्लोन, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, अगर ये सब जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो इस पर आपको एक तरीके से डिजास्टर्स के बारे में पहले से अलर्ट आ जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स स्टेप्स ले सकते हैं। तो सचेत ऐप जो है वो आपको इन सब चीजों के लिए हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है डीआरडीओ की नई टेस्टिंग, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है उसको इनॉग्रेशन किया गया है और वो कहां पर है, नागलंका, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इसको इनॉग्रेट किया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब। ये जो बना है इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, ये बना है केरल में। ओके, और इस पोर्ट का नाम है विंझनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इनॉग्रेट भी किया है। तिरुवनंतपुरम केरल में सिचुएटेड है। इसके बनने से आप याद रखिए जो लार्ज शिप्स हैं वो इंडिया इजीली आ सकती हैं। ठीक है, इसको डेवलप किया गया केरल गवर्नमेंट और अदानी पोर्ट्स ने मिलकर इसको डेवलप किया हुआ है। ओके, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो कहाँ बनाया हुआ है, तो करेक्ट आंसर केरल, दैट इज तिरुवनंतपुरम। ओके, अब बड़े शिप्स डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं ना। पहले क्या होता था, बड़े शिप्स पहले कोलंबो जाते थे, फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स इंडिया आ पाते थे, बट अब डायरेक्टली बड़े शिप्स भी इंडिया आ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है महाकुंभ मेला 2025, आपको पता होगा ये मेला 13 जनवरी से 26 फेब तक हुआ है। ओके, और इस कुंभ मेला के बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर इस लेक्चर को एक बार देख सकते हैं अगर आपको डिटेल चाहिए कुंभ मेला 2025 के बारे में तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, हमारी नेशनल न्यूज कंप्लीट होती है, अब हम अपने सेकंड टॉपिक में आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल न्यूज। ओके, तो नेशनल न्यूज के बाद इंटरनेशनल न्यूज को फोकस करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इंटरनेशनल न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। तो इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दैट इज फिजियान के फिजी जो कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं, इंडिया आए हुए हैं। नाम है सितिविनी रबुका, ये देख सकते हैं आप, रबुका को यहाँ पर देख सकते हैं। इनके ऑफिशियल विजिट जो है 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक होगी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करेंगे। ओके, तो पूछ सकते हैं अभी कौन से प्राइम मिनिस्टर भारत आए, तो करेक्ट आंसर फिजी के प्राइम मिनिस्टर रबुका। ओके, नेक्स्ट है चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर, नाम है वांग वी, इंडिया विजिट करते 18 अगस्त 19 अगस्त को। अब आप सोचोगे मैं फॉरेन मिनिस्टर की विजिट क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये पहली विजिट है फॉरेन मिनिस्टर की आफ्टर गलवान वैली क्लैश। आपको याद होगा चाइना के साथ हमारा गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 में, उसके इतने टाइम बाद इंडिया के चाइना के रिलेशन थोड़े अच्छे हो रहे हैं। ओके, और देख सकते हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आए थे अभी अगस्त में आए थे, इनका नाम पूछा जा सकता है इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट नाम है मार्कोस, ये भी 5 डेज के लिए इंडिया पे विजिट किया इन्होंने, 4 अगस्त से ये भारत में थे। ओके, तो पूछ सकते हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट, क्योंकि ये इंडिया की विजिट पे थे। ओके, नेक्स्ट ट्रम्प पुतिन की अगर हम बात करें तो उनकी अभी रिसेंटली अलास्का समिट हुई, जिसमें कोई डील नहीं हो पाई रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर। रशिया और यूएस की आपस में याद रखिएगा एक समिट हुई, एक मीटिंग हुई, बट एक्चुअली कोई डील नहीं हुई। अब देखते हैं डील आगे हो पाती है कि नहीं, बट यार कोई डील नहीं हुई है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पर। ओके, ये मीटिंग कहाँ हुई, अलास्का में हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम अभी दोनों कहाँ मिले, तो करेक्ट आंसर अलास्का है। ओके, नेक्स्ट थाईलैंड कंबोडिया के बीच में इश्यूज चले थे, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है। ठीक है, और इनके बीच में भी सीज फायर हो गया है। ये लड़ रहे थे, क्या देखिए एक टेंपल है दैट इज प्री वियार टेंपल जो कि कंबोडिया में है, कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर में है। ओके, बट फाइनली इसी के चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, बट अभी फाइनली दोनों के बीच में एग्रीमेंट जो है सीज फायर हो गया है। उस एग्रीमेंट का नाम है ट्रूस एग्रीमेंट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। ओके, नेक्स्ट है अपाचे। देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत फेमस है, पूछ सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर जो है इंडिया ने किससे रिसीव किया है, तो करेक्ट आंसर यूएस ने इंडिया को ये अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो प्रोवाइड किए हैं। ओके, नेक्स्ट है अभी रिसेंटली बता दूं, रशिया के अराउंड कामाचटका पेनिसुला है रशिया का, जहां पर अर्थक्वेक देखा गया 8.7 मैग्नीट्यूड का, जो कि न्यूज में भी रहा। रशिया में अर्थक्वेक जो आया था, तो पूछ सकते हैं कहां पर कामाचटका पेनिसुला कहां पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, तो करेक्ट आंसर रशिया है। ओके, नेक्स्ट पीएम मोदी यूके और मालदीव्स की विजिट पे थे 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई। ओके, मैं आपको बता दूं जब वो मालदीव जाते हैं पहले तो वो यूके जाते हैं, उसके बाद वो मालदीव्स आते हैं, और मालदीव्स पे वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर वो 68th इंडिपेंडेंस डे
जो मालदीव्स की थी 60th इंडिपेंडेंस डे, उसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसलिए वहां पर ये इनवाइट किया गया था। और 26 जुलाई को वो मालदीव्स में थे। उससे पहले वो यूके गए थे, और यूके गए थे तो यूके में उन्होंने एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो ये आपको याद रखना है, एक लैंडमार्क, इंडिया और यूके ने अभी रिसेंटली लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ओके, नेक्स्ट, पीएम ने 5 कंट्रीज की विजिट भी की थी जुलाई 2025 में। वो 5 कंट्रीज है घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया। तो ये ट्रिप बहुत फेमस हुई है, बहुत से अवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले हैं। तो पूछ सकते हैं वो 5 कंट्री की विजिट में कौन सी कंट्री नहीं इन्वॉल्व थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जून में 3 कंट्रीज की विजिट पे गए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखेंगे पहली विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थी वो थी साइप्रस में। ओके, और फिर उसके बाद वो कनाडा जाते हैं, उसके बाद वो क्रोशिया गए थे। मतलब 3 सी क्यूब, ऐसे याद कर सकते हो, सी क्यूब उनकी ट्रिप थी जून 2025 में। ओके, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली कंट्री वो गए थे वो थे साइप्रस। ओके, और अगर अदर विजिट्स देखें हम इस ईयर में 2025 में, वो कौन कौन सी रही हैं, तो सऊदी अरेबिया गए थे अप्रैल में। ओके, बट बिकॉज ऑफ दिस पहलगाम अटैक वो भारत वापस आ जाते हैं। थाईलैंड और श्रीलंका भी गए थे अप्रैल 3 से अप्रैल 6 तक। फिर प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस भी विजिट किए थे 11 और 12 मार्च को। और फ्रांस और यूएसए भी गए थे फेब 10 से लेके फेब 14 तक। ओके, तो ये कुछ विजिट्स हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और मैं आपको बता दूं आगे जो अभी विजिट है, जो लग रहा है कि एंड ऑफ अगस्त में जो सबमिट होने वाली एससीओ की सबमिट होगी, ठीक है, जो कि चाइना में है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी उस विजिट पे जाते हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां की, पी शेनावात्रा को। उनकी क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन में उनकी फोन कॉल जो है वो लीक हो गई फ्रॉम फॉर्मर कंबोडियन लीडर, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि इस कंट्री में सस्पेंड किया गया, तो करेक्ट आंसर थाईलैंड है। ओके, तो देखिए 2 कंट्री है, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान। ये जो है वो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसके मेंबर्स बन गए। तो रिसेंटली कौन ज्वाइन किया? कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आपको रैंक 1 पे यूएसए, रैंक 2 पे चाइना, रैंक 3 पे जर्मनी है। इंडिया अब रैंक 4 पे आ गई, जापान को पीछे कर दिया हमने, और वी बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, एशिया का प्रीमियर एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन होता है, और एरो इंडिया 2025 ये हुआ है 10 से लेके 14 फरवरी में, और ये हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो पूछ सकते कहाँ हुआ था? तो एशिया का बिगेस्ट एयर शो होता है, दैट इज एट बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। तो एआई जनरेटेड जो चाइल्ड अब्यूज कंटेंट होता है उसको क्रिमिनलाइज करने वाली पहली कंट्री बन गई है यूके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज गोल्डन डोम। ये बहुत न्यूज में है। यूएस ने अनाउंस किया है कि वो भी एक डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप करेगा अपनी कंट्री के लिए, और उससे डिफेंस सिस्टम का नाम रखा गया गोल्डन डोम। ओके, तो आपने आयरन डोम सुना होगा इसराइल का, वैसे ही गोल्डन डोम जो है वो यूएस ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है टागोस आइलैंड टू मॉरिशस। देखिए ये आइलैंड जो है यूके के हाथ में था, यूनाइटेड किंगडम के हाथ में। उन्होंने ये आइलैंड जो है वो उसकी सॉवरेनिटी जो है वो टागोस आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है वो मॉरिशस को दे दी है। बहुत न्यूज में था, इंडिया ने वेलकम भी किया है डिसीजन को, टागोस आइलैंड मॉरिशस को प्रोवाइड कर दिया यूके ने। ओके, नेक्स्ट है, अभी केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ, 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उसको कहते हैं पाल्मे d'Or अवार्ड। ओके, और ये मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट मूवी है, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है किसको? ईरानियन फिल्म मेकर है जफर पनाही। ओके, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो पूछ सकते हैं पाल्मे d'Or अवार्ड इस बार किसको मिला है? तो जाफर पनाही जो है ईरान के फिल्म मेकर है, उनको उनकी मूवी इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल याद रखिएगा मई के टाइम पर ऑर्गेनाइज किया गया है पेरिस में। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025, 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025 हुआ, और ये हुआ तेलंगाना में। याद रखिए दैट इज एट तेलंगाना, आप सबको पता है दैट इज एट तेलंगाना जो है वहां पर हुआ हैदराबाद में। कहां पे हुआ? हैदराबाद में। और मिस वर्ल्ड 2025 जो है वो बनी है ओपल सुचाता, यार ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, ये बनी है मिस वर्ल्ड 2025। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, देखिए हमारी नेशनल न्यूज भी मैंने कवर कर दी है, इंटरनेशनल न्यूज भी कवर कर दी है। अब हम आते हैं अपनी इवेंट्स एंड समिट्स में। याद रखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, बट सारे पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आपका पूरी चीज तरीके से सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और याद रखिए इसकी पीडीएफ भी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पे मिल सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इवेंट्स और समिट्स में आते हैं। देखिए ये इवेंट जो है दैट इज त्यांजिन एससीओ समिट 2025। देखिए समिट जो है मैं आपको बता दूं 31 अगस्त से लेके
1 सितंबर तक चलेगी और ये चाइना में हो रही है। चाइना के तियानजिन जो जगह है वहां पर समिट होगी। 25th हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की मीटिंग होने वाली है एससीओ की। शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया भी इसका मेंबर है एससीओ का। और 5th टाइम है जो चाइना इसको होस्ट करेगी इस एनुअल एससीओ समिट को। और ये भी चल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इस समिट को अटेंड करने वाले हैं। ओके, तो ये न्यूज में चल रहा है, तो आपको याद है कि ये समिट आपसे एग्जाम में पूछी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट 2025। अभी आपको पता होगा ब्रिक्स में टोटल मेंबर्स हो गए हैं 10। 17th ब्रिक्स समिट हुई जो अभी 2025 में हुई। इसको होस्ट किया है ब्राजील ने, रियो दी जेनेरियो में ये समिट हुई। और जो अगली ब्रिक्स समिट होगी 2026 की वो इंडिया में होने वाली है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको और डिटेल चाहिए ब्रिक्स समिट के बारे में तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाकर मेरा ब्रिक्स समिट 2025 का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 15 ऑफ रामसर कन्वेंशन। ये कहां पे हुई है? ये हुई है अभी जुलाई में हुई है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में ये इवेंट कंडक्ट किया गया। और हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। ठीक है, कॉप 15 ऑफ रामसर कन्वेंशन पे। ओके, चलिए, रामसर कन्वेंशन आप सबको पता होगा, रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन दैट इज वेटलैंड्स पर है। ओके, नेक्स्ट है नाटो समिट 2025। नाटो समिट ये हिस्टोरिक समिट जो हुई है, याद रखिएगा, ये हुई है नीदरलैंड में। 24 जून से लेकर 25 जून तक ये कंडक्ट की गई है हेग में। कहां पे? नीदरलैंड की हेग में कंडक्ट की गई है। और जो 2026 की नाटो समिट है वो होने वाली है टर्की में। ओके, तो दोनों ही एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है G7 समिट 2025। 51st G7 समिट हुई है। ओके, जो कि 15 जून से लेकर 17 जून तक कंडक्ट की गई है कनाडा में। कनाडा के अल्बर्टा, कनाडा में एक समिट हुई है और इसको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क क्रेनी ने इसको होस्ट भी किया है। ओके, नेक्स्ट है बिम्स्टेक समिट 2025, जो कि 6th एडिशन की बिम्स्टेक समिट है, बैंकॉक थाईलैंड में कंडक्ट की गई अप्रैल 2025 में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और याद रखिएगा इस बिम्स्टेक समिट में, ठीक है, इंडिया ऑफ कोर्स बिम्स्टेक का पार्ट है, 7 कंट्रीज है इसमें, पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इंडिया इज अ मेंबर। और इसकी थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन, ये इसकी थीम है। ओके, नेक्स्ट है अगली बार जो बिम्स्टेक की समिट होगी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, वो चेयरमैनशिप मिल गई है बांग्लादेश को। बांग्लादेश ऑफिशियली बिकेम द न्यू चेयरमैन गॉट द न्यू चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके, और अभी जो थी वो थाईलैंड के पास थी, अब ये बांग्लादेश के पास चली गई है। टोटल 7 मेंबर्स है बिम्स्टेक के। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट है एशियान समिट 2025। अभी 46th एडिशन ऑफ एशियान समिट हुआ जो कि मई में हुआ, ये कोलालमपुर मलेशिया में कंडक्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं 47th जो एशियान समिट होने वाली है नवंबर में होगी और ये भी याद रखिए मलेशिया में कंडक्ट की जाएगी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियान का, बट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं एशियान समिट 2025 कहां हुई, करेक्ट आंसर वुड बी मलेशिया। नेक्स्ट है वेव्स समिट, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है समिट को, जो कि 1 मई को मुंबई में इनॉग्रेशन इसका हुआ है। ठीक है, और ये समिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कहां पे हुई है, तो करेक्ट आंसर मुंबई महाराष्ट्र वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट और ग्लोबल मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एंटरटेनमेंट समिट कंडक्ट की गई है। ओके, अब हम आते हैं अगले अगले टॉपिक पे आते हैं। आफ्टर दिस इवेंट्स हम आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। देखते हैं कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा नेशनल अपॉइंटमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है अजय सेठ। इन्होंने देवाशीष पांडा, मतलब जो मेरा नाम है उन्हीं को रिप्लेस कर लिया है। अजय सेठ जो है वो न्यू चेयरमैन है IRDAI के। ओके, नेक्स्ट पहली बार कोई वुमेन चांसलर अपॉइंट हुई है इग्नू की, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। पहली बार कोई वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई है, नाम है उमा कांजीलाल। ओके, ये उनकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट है SSB दैट इज सशस्त्र सीमा बल के न्यू DG अपॉइंट हुए हैं, नाम है यानी कि संजय सिंह। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? अमृत मोहन प्रसाद को रिप्लेस किया संजय सिंह ने। ओके, नेक्स्ट है रॉ के दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के न्यू चीफ अपॉइंट हुए, नाम है पराग जैन। ओके, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो है वो पहली वुमेन फाइटर पायलट बन गई है इंडियन नेवी की। पूछ सकती हैं कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर आस्था पुनिया। नेक्स्ट है एस रमन। एस रमन जो है वो न्यू PFRDA के चेयरमैन बने फॉर 5-year टर्म। न्यू PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के न्यू चेयरमैन बने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए एस रमन जो है वो चेयरमैन बने हैं। ओके, नेक्स्ट है सोनाली मिश्रा जो है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की हेड बनी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वुमेन कोई हेड बनी है, पहली बार कोई वुमेन बनी है तो पूछा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
सेंटर ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को अपॉइंट किया है नेशनल मेडिकल कमीशन का चीफ। तो नेशनल मेडिकल चीफ के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज डॉक्टर अभिजीत। ओके, नेक्स्ट आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने अपना सीईओ अपॉइंट किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम है संजोय गुप्ता। ओके, संजोग गुप्ता। ओके, नेक्स्ट देखिए बहुत सारे चीफ जस्टिस अभी हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अपॉइंट हुए संजीव सचदेवा, पटना के हुए विपुल, कर्नाटका के हुए विभू, गुवाहाटी के हुए आशुतोष कुमार, झारखंड के हुए तरलोक सिंह। ऐसे बहुत सारे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं हर स्टेट के। आप चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो मेरा लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वरना यही रिसेंट अपॉइंट हुए, इनके नाम आप याद कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज न्यू नेवी वाइस चीफ। नेवी के मेन चीफ नहीं है, नेवी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए, नाम है संजय वत्स्यान। तो संजय वत्स्यान जो है वो वाइस चीफ अपॉइंट हुए इंडियन नेवी के। ओके, नेक्स्ट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज एनएफआरए के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है नितिन गुप्ता। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख के गवर्नर अपॉइंट किए हैं। जैसे हरियाणा के जो अपॉइंट हुए नाम है असीम कुमार घोष, गोवा के जो अपॉइंट हुए हैं अशोक गजपति राजू, और जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए नाम है कविंदर गुप्ता। तो 3 लोग को अपॉइंट किया है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है एस महेंद्र देव। तो ये भी आपको याद रखना है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज सीआईआई, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए राजीव मेमनी। ओके, तो राजीव के नाम से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर को ही इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो कि भूपेंद्र यादव जी हैं। ओके, नेक्स्ट इसरो के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर वी नारायणन, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट वुमेन एट द कैंप, दैट इज एडीसी टू इंडियन प्रेसिडेंट, पहली बार कोई वुमेन एडीसी अपॉइंट हुई है इंडियन प्रेसिडेंट की, और नाम है उनका यशस्वी सोलंकी, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर है। ओके, एक तरीके से ये पर्सनल असिस्टेंट होती हैं सीनियर ऑफिशियल की, तो प्रेसिडेंट की ये अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट कटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट हुई मॉलदीव्स की। पूछ सकते कौन अपॉइंट हुई है? कटरीना कैफ। नेक्स्ट डीजीपी अपॉइंट हुए सीआरपीएफ के, नाम है गजेंद्र प्रताप सिंह, दैट इज जीपी सिंह जो है सीआरपीएफ के डीजी अपॉइंट हुए हैं। ऐसे ही इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं पुष्पेंद्र सिंह, तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जो है इंडियन आर्मी के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं। ओके, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए, नाम है जस्टिस बी आर गवई। 52nd चीफ जस्टिस है और नवंबर तक यही रहेंगे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट तुहिनकांत पांडे जो है वो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, 11th चेयरमैन है, नाम है इनका तुहिनकांत पांडे, और माधवीपुरी बुच को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, नाम है गणेश कुमार। ओके, ये आजकल न्यूज में है, आपको पता होगा जो कांग्रेस है वो वोट चोरी का क्लेम कर रही है, बट आई थिंक अभी जो मेन मुद्दा है मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे जिस तरह वोट चोरी पे इतना डिबेट है, ये जो मेरा सोचना है, मेरा मानना है एम्प्लॉयमेंट पे ऐसी बड़ी रैली अगर निकल जाए देश में तो बहुत बेटर होगा देश के लिए। ओके, कंपेयर टू दिस एम्प्लॉयमेंट पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके, तो अभी गणेश कुमार न्यूज में 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू और एक का नाम है विवेक जोशी। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया जस्टिस सूर्यकांत को एज अ चेयरमैन ऑफ नालसा, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए नालसा के, नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ओके, शक्तिकांत दास, यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, इनको अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 है, एक ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ये सेकेंड अपॉइंट हुए, नाम है शक्तिकांत दास। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए, जो एसबीआई के चेयरमैन है उन्हीं को इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, नाम है सीएस शेट्टी। ओके, नेक्स्ट प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, कौन अपॉइंट हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी? नाम है निधि तिवारी। ओके, आईएफएस ऑफिसर है। नेक्स्ट है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, नाम है दिनेश महेश्वरी। आपको पता होगा लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो रिकमेंडेशन देती है कौन से लॉस को हट जाना चाहिए, किन लॉस को रहना चाहिए। ओके, और ये एक एडवाइजरी बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दिनेश महेश्वरी। ओके, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट हुई है पूनम गुप्ता, जो है वो डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुई है आरबीआई की। ओके, नेक्स्ट है यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है अजय कुमार। तो पूछ सकते हैं अभी रिसेंटली यूपीएससी के न्यू चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये थी सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, 5th टॉपिक पे, दैट इज इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। देखिए लेक्चर के एंड तक बने रहिए, अगर आपको सारी चीजें एक लेक्चर में कवर करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेक्चर को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे।
ओके, सबसे पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर म्यांमार के जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है यू न्यो सॉ। तो पूछ सकते हैं म्यांमार के न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सिंगापुर के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है लॉरेंस वोंग। ओके, एक्चुअली पहले भी यही थे बट अभी इन्होंने वापस इलेक्शन जीता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये बनी है पहली फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ये अफ्रीकन है, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। इन्होंने रिप्लेस किया थॉमस बैश जो है, उनको इन्होंने रिप्लेस किया क्रिस्टी कोवेंट्री ने। ओके, स्विमर है, मैं आपको बता दूं स्विमर है, ये स्विमिंग करती हैं। ओके, और ये बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन, ओके, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है यूक्रेन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, नाम है यूलिया। तो आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, शी इज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। जेनिफर सिमन जो है वो अभी सुरीनेम कंट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, सुरीनेम कंट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई प्रेसिडेंट जो है वो होंगी जो जियाई, यानी कि जो जियाजी जियाजी जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की न्यू प्रेसिडेंट होंगी। ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए ई स्पोर्ट वर्ल्ड गेम्स 2025 के, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में कंडक्ट किए गए हैं। उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, नेक्स्ट है ली जाए, ये साउथ कोरिया के इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लिया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। जर्मनी की है, नाम है अनेलिना बनबॉक। ओके, ये बनी है यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट। तो यूएन जनरल असेंबली की जो भी प्रेसिडेंट है जर्मनी की है, नाम है एनेलिना। ओके, नेक्स्ट है दैट इज कारोल नावरोकी, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, ऐसे लुइस मॉन्टेनेग्रो है, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर री अपॉइंट हुए हैं, पहले भी यही थे और वापस री अपॉइंट हुए हैं। यूएसए के 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ओथ लिया था 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है जेडी वेंस, तो इनका नाम आपको याद रखना है, मतलब ये रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं, तो अभी 4 साल आपको और झेलना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। आपको पता है इनकी हरकतें कैसी हैं, बहुत ही बेकार हरकतें हैं, किसी के सगे नहीं है। ओके, बट अभी 4 साल इनको हमको और झेलना पड़ेगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट, लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए नवाब सलाम, इनका नाम याद रखना है। माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड की न्यू पीएम अपॉइंट हुए हैं। ओके, कमला प्रसाद बेसिसर जो है, यानी कमला प्रसाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई त्रिनिदाद टोबैको की। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री की विजिट पे भी गए थे, तो कमला प्रसाद जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है। निकोलस मुद्रो जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए वेनेजुला के। नेक्स्ट है ग्रीस में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कॉन्स्टेंटाइन जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए ग्रीस के। फेडरिक मर्स जो है वो जर्मनी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट उरुग्वे के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है यामांडू ओर्सी, ये उरुग्वे के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियन के चांसलर अपॉइंट हुए, नए चांसलर हैं, नाम है इनका दैट इज क्रिश्चियन स्टॉकर। तो क्रिश्चियन स्टॉकर जो है वो ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है डेनियल नोबोआ, यार ये नोबोआ डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है उसकी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई है, पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है, पहली बार कोई अफ्रीकन वुमेन अपॉइंट हुई है, ठीक है। नाम है शेरले बॉचवे। ओके, शेरले बॉचवे जो है फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल बनी है। और बता दूं अफ्रीका में घाना कंट्री से बिलोंग करती है, घाना नेशन जो है वहां से बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रांसिस, ये पहले अमेरिकन बने हैं एज अ पोप। तो पूछ सकते हैं अभी रिसेंट न्यू पोप का नाम क्या है, तो रॉबर्ट फ्रांसिस जो है वो न्यू पोप है। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं, नाम है एंटोनी अल्बनीज। ओके, अब हम आते हैं जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने सारी कवर कर दी है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी न्यूज है उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है केरल जो है वो इंडिया का पहला फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट बन गया है। तो पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन बना है, तो करेक्ट आंसर है केरल। ओके, नेक्स्ट है असम की वोला टी, आप यहां पर देख सकते हैं इसको भी पेटेंट मिला है। इंडिया की फर्स्ट बैगलेस टी, अब आप देख रहे हैं बैग नहीं चाय हम पीते हैं, आप देखते हो आप एक बैग डालते हैं, बट देखिए बैग में सीधे पत्तियां डाल दी गई हैं, ठीक है। तो ये इसको पेटेंट मिल गया, असम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्नक ब्रिज जो कि मुंबई में है, इसका नाम कर दिया गया सिंदूर ब्रिज, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इसका नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड ने लॉन्च किया
कलानेमी, यानी कि ऑपरेशन कलानेमी जो है ये लॉन्च किया उत्तराखंड ने, जहां पर जो फेक सेंट बनते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी उत्तराखंड पुलिस, और इसका नाम है ऑपरेशन कलानेमी, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके। लद्दाख में हो रहा है फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, जो कि लद्दाख के लेह में कंडक्ट किया गया है। ओके। नेक्स्ट है लखनऊ जो है वो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रही है, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेटेड कहाँ किया गया? केरल के अरालाम फॉरेस्ट जो है, ठीक है, याद रखिए इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो केरल के अरालाम फॉरेस्ट में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब देश आजाद होने के बाद पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है, तो उसका आंसर है उत्तराखंड। इवन उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने फर्स्ट स्टेट बना है जिसने योगा पॉलिसी बनाई है फॉर द ग्लोबल वेलनेस कैपिटल बनने के लिए, उसने ये चीज डेवलप की है, तो इसके लिए भी उत्तराखंड आगे है। और इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने वाला भी आफ्टर इंडिपेंडेंट होने के बाद पहला स्टेट जो बना है वो बना है उत्तराखंड। ओके। नेक्स्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो कि ओडिशा में भुवनेश्वर में कंडक्ट किया गया, जिसकी थीम थी द डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, और इस प्रवासी भारतीय दिवस पे 27 अवार्ड्स भी दिए गए। ओके। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, तो पहला स्टेट जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव किया, तो करेक्ट आंसर है मिजोरम। तो ये आपको याद रखना, फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बना है, दैट इज मिजोरम। ओके। इंडिया का पहला बेगर फ्री सिटी, मतलब कोई भी बेगर आपको नहीं दिखेंगे, और वो बन गया इंदौर। अभी रिसेंटली मैं इंदौर गया था, मैंने वहां पर देखा एक भी बेगर मुझे वहां पर देखने को नहीं मिले, मतलब बेगिंग एक क्राइम हो गया। अगर कोई बेगिंग करता है तो याद रखिएगा सरकार उसको रिहैब कर रही है। ओके। और बेगिंग जो है वो क्राइम डिक्लेयर किया गया, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेगर फ्री सिटी बनी इंडिया की पहली इंदौर। ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अवार्ड्स देखते हैं। 7th टॉपिक पे आ गए, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि एग्जाम में न्यूज में है। लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है MS स्वामीनाथन अवार्ड 2025, जो कि फूड और पीस में दिया जाता है। ये अवार्ड देख रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोवाइड किया, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं, दैट इज एडलिन, याद रखिएगा एडलिन जो है नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है ना। और ये कॉन्फ्रेंस अभी अगस्त में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई है, और वहां पर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2025 जो है वो इनको दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है अभी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए, और इसमें आप देख रहे हैं बेस्ट एक्टर जो है वो शाहरुख खान बने हैं जवान मूवी के लिए, और उनके साथ साथ विक्रांत मैसी को भी अवार्ड दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। ऐसे बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी बनी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और अगर आप और भी इसमें और भी ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म जो है वो 12th फेल जो है वो बेस्ट फिल्म बनी है, और भी बहुत से अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आप सोचोगे सर पूरे अवार्ड्स आप कवर कर दिए नेशनल फिल्म अवार्ड के, इसका लेक्चर मैंने अलग से बना दिया 75th नेशनल फिल्म अवार्ड, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर एक बार ये लेक्चर देख लेना, तो आपके सारे अवार्ड्स जो हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के कवर हो जाएंगे। ओके। चलिए आगे, गीतांजलि श्री, इन्होंने पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है, उनकी बुक दैट इज वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए उनको ये अवार्ड मिला है गीतांजलि श्री को, जो कि बता दूं एक हिंदी ऑथर है। ये न्यूज में इसलिए आई थी 2022 में, आपको पता होगा इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था टॉम ऑफ सैंड के लिए, तब ये न्यूज में आई थी। ओके। और अभी ये वापस न्यूज में आ गई क्योंकि इन्होंने पेन ट्रांसलेट अवार्ड जो है वो जीता है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, मनिका विश्वकर्मा, मैं आपको बता दूं राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और ये बन गई है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। और ये बनने के बाद ये 74th मिस यूनिवर्स 2025 जो कि थाईलैंड में होने वाला है, मैं आपको बता दूं नवंबर 2025 में ये इवेंट होगा 74th मिस यूनिवर्स, उसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगी। ओके। तो नाम याद रखिए मनिका विश्वकर्मा, ओके, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 यही बनी है। ओके। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025, ये अवार्ड मिला है वर्षा देश पांडे को। डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसको दिया गया है, तो वर्षा देश पांडे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेन पेंटर अवार्ड 2025, ये सुदान स्कॉटिश ऑथर है, नाम है लिलिया अब्दुल्ला, इनको मिला है पेन पेंटर अवार्ड 2025। ओके। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025, ये अवार्ड दिया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। ओके। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 अवार्ड, 9th एडिशन का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से प्रोवाइड किया है। इसमें आप देखिए ये अवार्ड जो है इसके लिए एक अलग कैटेगरी भी बनाई गई, जिसमें इंदौर रैंक 1 पे आया है। इसके अंदर सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड विनर्स, एक मतलब जो हमेशा से टॉप कर रहे थे उनको एक अलग लीग में रख दिया गया, और उसमें टॉप किया इंदौर मध्य प्रदेश ने, और रैंक 2 पे रहा है सूरत गुजरात।
और नॉर्मल जो मिलियन प्लस सिटीज में स्वच्छ शहर में जो रैंक 1 पे है वो अहमदाबाद गुजरात आया है। भोपाल मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पर है। कंफ्यूज मत होइएगा कि अहमदाबाद रैंक 1 पे कैसे आ गया इंदौर की जगह। तो इंदौर को अब एक अलग कैटेगरी में रख दिया, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड में वो आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं आपको बता रहा 5 कंट्रीज की विजिट पे थे, वहां पर उनको अलग अलग अवार्ड्स मिले। जैसे कि नवीबिया में गए तो वहां का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिसिस जो है, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का 27th ग्लोबल अवार्ड था। ओके, ऐसे ही जब ये ब्राजील पहुंचे थे, वहां का ब्राजील का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, जो ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ओके, ऐसे ही जब वो त्रिनिदाद टोबैको पहुंचे, वहां का सबसे बड़ा अवार्ड दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक त्रिनिदाद टोबैको अवार्ड, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। वहां पर आप देख सकते हैं वहां की प्रेसिडेंट क्रिस्टीना कार्ला जो है वो ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रही है। ओके, नेक्स्ट, घाना का भी सबसे बड़ा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाम था द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। और ये वहां के जो प्रेसिडेंट है जॉन महामा, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। ओके, ऐसे ही जब वो साइप्रस पहुंचे थे, याद रखिएगा साइप्रस ने भी अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। ये वहां के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है निकोस, जिन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया। ओके, मित्र विभूषण जब श्रीलंका जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो श्रीलंका का भी हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाता है। वहां के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके जो है, उन्होंने अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया। ओके, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड है। ओके, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया गया। वहां के प्रेसिडेंट धर्मवीर गोकुल जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप चाहें पीएम मोदी के 27 अवार्ड्स जो हैं, वो अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरे 27 अवार्ड्स देखना चाहते हैं, पुराने भी अवार्ड देखना चाहते हैं जो उनको 20 मतलब 2016 में भी मिले हैं, उनको भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ कि मैंने एक लेक्चर पूरा बना रखा है पीएम मोदी अवार्ड्स के, वो आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पद्मा अवार्ड्स 2025, देखिए पद्मा अवार्ड्स टोटल इस बार 139 पर्सनैलिटीज को मिले हैं। इनमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। टोटल आउट ऑफ 139 23 वुमेन्स को ये अवार्ड दिया गया है। 10 जो है वो ऐसे लोग को दिया गया है जो कि फॉरेनर्स हैं या एनआरआईज हैं, और 13 अवार्ड्स ऐसे लोग को मिला है जिनकी डेथ हो चुकी है, मतलब ओबेटरीज को पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है। तो इसमें से देखिए जो 7 पद्म विभूषण मिले हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 7 नाम आपको याद रखना है, जैसे कि नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह केहर, कुमुदिनी लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा। तो ये 7 लोग के नाम आपको याद रखना है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप डिटेल में पद्मा अवार्ड्स चाहते हैं, टोटल 139 अवार्ड्स पूरे डिस्कस करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने पद्मा अवार्ड्स पर ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, कलिंगा रत्न अवार्ड 2024, ये अवार्ड जो है आप देख सकते हैं देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है, ये अभी 2025 में उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये अवार्ड मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा तेलंगाना बेस्ड है, दैट इज हैदराबाद बेस्ड है, उसको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, जो एक हिंदी राइटर है, नाम है विनोद कुमार शुक्ला, इनको ये अवार्ड दिया गया और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये पहले पर्सन है छत्तीसगढ़ से जिनको ये अवार्ड दिया गया है, हिंदी राइटर है, याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, नाम है विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट, एबल प्राइज 2025, मैथमेटिक्स में अवार्ड मिलता है, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मिला है मासासाकी कशिवारा जो है जापानीज मैथमेटिशियन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025, ये अवार्ड गुंटर ब्लॉशल जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज स्टॉकहोम वाटर प्राइज। उनका वर्क जो फ्लड रिस्क एनालिसिस और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्होंने वर्क किया हुआ है, इसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है आरबीआई को। तो यार ये लंदन यूके में सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके ने ये अवार्ड आरबीआई को ये अवार्ड दिया है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिट्जकर प्राइज 2025, जिसको आप नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। चाइना के पर्सन है ल्यू जियाकुन, प्रिट्जकर प्राइज 2025 इनको दिया गया है, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं हम। तो यार नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर है, जो ये अवार्ड जो है प्रिट्जकर प्राइज ये इनको मिला है।
ओके। नेक्स्ट है वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी अवार्ड। ये अवार्ड एक इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड है। ओके, और ये अवार्ड मिला है जयश्री वेंकटेशन को। और ये पहली इंडियन बनी है जिनको वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में ये रामसर का अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, रामसर अवार्ड जो है वो मिला है इन वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में। ओके। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2025 जिसको आप एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, 97th एकेडमी अवार्ड्स। याद है कि बेस्ट पिक्चर अनोरा को ये अवार्ड दिया गया है। एक्टर जो है एड्रियन ब्रोडी जो है ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है। एक्टर्स जो है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये ऑस्कर अवार्ड कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप डिटेल चाहते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे अवार्ड्स मेंशन कर रखे हैं, टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, बट इतने जो मैंने बताए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू को मिला है की टू द सिटी इन लिस्बन। पोर्चुगल ने ये अवार्ड दिया है। इंडियन पोर्चुगल टाइज को बेटर होगा इससे। और ये अवार्ड की टू द सिटी इन लिस्बन अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अवार्ड दिया गया है। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भी मधुसूदन साय जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। जनरली हम देखते हैं ये अवार्ड अभी हम देखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्रौपदी मुर्मू को मिल चुका है। और आप देख रहे हैं ये मधुसूदन साय जो है इंडियन है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिजी का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, फिजी एक आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ये कुमार मंगलम बिरला जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट 34th सरस्वती सम्मान, ये साधु भरदेश दास जो है उनको उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्धा के लिए यानी कि सरस्वती अवार्ड 34th सरस्वती अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये इंडियन ऑथर है, नाम है बानू मुश्ताक। उनको उनकी बुक याद रखिए हार्ट लैम्प के लिए ये अवार्ड दिया गया है ना। और इस बुक को ट्रांसलेट किया है वो किया दीपा बश्ती ने। तो दोनों का नाम आपको याद रखें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली है दीपा। और बानू मुश्ताक जो है वो मैं आपको बता दूं ये बिलोंग करती हैं कन्नड़ से। ओके, और पहली बार हुआ कन्नड़ की कोई बुक है जिसको लैंग्वेज वर्क है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। हार्ट लैम्प के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन 2025। ये ब्राजीलियन की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, नाम है हंगरिया। ओके, उनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। तो पूछ सकते हैं किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है दैट इज हंगरिया को। ओके, तो ये थे अवार्ड्स। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं दैट इज इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसमें इस बार जो रिजल्ट आया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग है 77। ठीक है, इंडिया ने अच्छा खासा इस पे अचीव किया है। ओके, पहले 85 रैंक थी, अब इंडिया ने 77th रैंक कर ली है। रैंक 1 पर जो है वो सिंगापुर है ना, विथ 193 कंट्रीज में। याद रखिएगा वीजा फ्री एक्सेस है। और फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है। इंडिया की रैंक है 77th। इसको पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर और ये डाटा यूज करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा यूज करता है। ओके, नेक्स्ट है गिनी इंडेक्स डाटा। देखिए गिनी इंडेक्स डाटा में आप देखिए इंडिया के जो पॉइंट्स है 25.5 है। यूएसए के ज्यादा दिख रहे होंगे आपको स्कोर जो है, बट आपको बता दूं जितना ज्यादा ये स्कोर जो गिनी इंडेक्स का स्कोर आता है मतलब उतने ज्यादा आप अनइक्वल हो। ठीक है, इक्वल नहीं अनइक्वल हो, मतलब कम स्कोर होगा तो आप ज्यादा इक्वल होगे। ठीक है, तो इंडिया का स्कोर कम है तो इंडिया ज्यादा इक्वल है कंपेयर टू यूके चाइना एंड यूएसए। इंडिया की रैंक ओवरऑल ग्लोबल पे 4th रैंक है। रैंक 1 पर है दैट इज सोल्वेक रिपब्लिक जो है वो रैंक 1 पर है। और याद रखिएगा जो इंडिया है वो रैंक 4th पर है। ठीक है, तो इंडिया में ज्यादा इक्वालिटी है। ओके, गिनी इंडेक्स डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024। अभी रिसेंटली लिस्ट आई कि वो लार्जेस्ट एविएशन मार्केट कौन है 2024 के अकॉर्डिंग, तो यूएसए रैंक 1 पे था। इंडिया की जो रैंक थी वो 5th नंबर पर है। ठीक है, तो यार इंडिया रैंक 5th इन लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। ओके, नेक्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इंडेक्स को पब्लिश करता है स्कूल एजुकेशन को लेके। और चंडीगढ़ जो है उसे टॉप किया है रैंक पर। और जो सबसे पीछे है वो है मेघालय। तो चंडीगढ़ जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दैट इज स्कूल एजुकेशन में टॉप किया है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज एसडीजी इंडेक्स 2025। ये इंडेक्स में आपको बता दूं इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 99th है। ओके, और रैंक 1 पर जो है वो है फिनलैंड। ओके, इसे पब्लिश करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इसे पब्लिश करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इंडिया की रैंकिंग है 115th। और आइसलैंड जो है वो मोस्ट पीसफुल कंट्री है सिंस 2008। इंडिया की रैंक है 115th। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है ईआईयू दैट इज इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी जो है वो है कोपेनहेगन। याद रखिए डेनमार्क की सिटी कोपेनहेगन जो है
वो वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो हो गई है, यार इंडिया स्लिप्ड रैंक 71, मतलब इस बार इंडिया की रैंक जो आई है वो 71 आई है, और रैंक 1 पर जो है वो स्वीडन है जो कि रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। इसमें आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। 19th एडिशन का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। ओके, जिसको पब्लिश किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इंडिया की जो रैंक है वो है 131। ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 10th नंबर पर। टॉप 3 आप देख रहे हैं वैकेंट है। 4th रैंक पर जो डेनमार्क जो है वो टॉप पर है, और पब्लिश करता है इसको जर्मन वॉच। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रैंक 1 पर जो है वो है नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 जो है वो पब्लिश किया गया है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। लास्ट टाइम इंडिया की रैंकिंग थी 133, तो मतलब 3 रैंक इंडिया ने इंप्रूव किया है। ओवरऑल टॉप कंट्री जो है वो है आइसलैंड। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इसको पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो इसे पब्लिश करता है। फिनलैंड जो है बता दूं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर रैंक 1 पर है 8th कंसेक्यूटिव ईयर से। और इंडिया की जो रैंक है आउट ऑफ 147 कंट्रीज, इंडिया की रैंक है 118th। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, इंडिया की जो रैंक है वो है 14th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और रैंक 1 पे जो है बुर्किना फासो, जो बता दूं मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां की कंट्री है, और ये है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में रैंक 1 पे। नेक्स्ट है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जो अभी पब्लिश किया गया है। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है टीआई, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंक आपको यार 96 है, और रैंक 1 पे जो वो है डेनमार्क। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता दूं सबसे ज्यादा ओके पोल्यूटेड जो सिटी आई है वो है बनिहाल, जो कि मेघालय में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो है वो बनिहाल है, जो कि मेघालय में सिचुएटेड है। और ओवरऑल इंडिया की रैंक जो है वो 5th है, रैंक 1 पे चाड है, 2 पे बांग्लादेश है, 3 पे पाकिस्तान, 4th पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, और 5th पे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पे इंडिया की रैंक 5th है। ओके, ये आपको याद रखना है। और कैपिटल के मामले में देखिए रिमेन्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है 6th कंसेक्यूटिव ईयर से दिल्ली ही है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है? आईक्यू एयर जो है वो इसे पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बनिहाल वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच। इंडिया की रैंक जो है वो 6th है, मतलब जहां पर ज्यादा वेदर का इंपैक्ट होता है, क्लाइमेट का इंपैक्ट होता है, उसकी रैंकिंग होती है, उसमें रैंक इंडिया की 6th है। डोमिनिका जो है वो रैंक 1 पर है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 इसको पब्लिश करता है, डेवलप करता है नीति आयोग, और डाटा जो है वो कैग का लेता है, नीति आयोग इसे पब्लिश करता है। पहली बार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है पब्लिश किया गया, और रैंक 1 पे जो उड़ीसा स्टेट रैंक 1 पर है, छत्तीसगढ़ रैंक 2 पे, और गोवा जो है वो रैंक 3rd पर है। ओके, अब हम आते हैं अपने 9th टॉपिक पर। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस में। देखते हैं जनवरी से अगस्त तक क्या क्या डिफेंस और मिलिट्री में न्यूज में है। तो देखिए, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो उनको जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 12th एडिशन की भी एक्सरसाइज हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, नेवल एक्सरसाइज है, नाम है सिलनेक्स 25। तो 2025 में हुई है सिलनेक्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच की ये नेवी एक्सरसाइज है, जो कि श्रीलंका में कोलंबो में कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट है बोल कुरुक्षेत्र 2025। ये एक्सरसाइज 4th एडिशन था, जो कि ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर की, जो कि जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एक्सरसाइज। इसमें ये एक्सरसाइज जो इंडिया और सिंगापुर की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो याद रखिए किन दो कंट्रीज की एक्सरसाइज है, दैट इज इंडिया एंड सिंगापुर। और 32nd एडिशन थी सिम्बेक्स एक्सरसाइज। तलिस्मान सेपरेट 2025, ये याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई है। मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, मतलब बहुत से कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इस वॉर फाइटिंग एक्सरसाइज में। ओके, नेक्स्ट है शक्ति 8 2025, जो कि इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, फ्रांस में कंडक्ट की गई है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, 17th एडिशन की एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की गई है, और ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई उलन बटार मंगोलिया में। नेक्स्ट है सूर्य किरण, 18th एडिशन की एक्सरसाइज है, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच में, नेपाल में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है
दैट इज भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जो कि न्यूज में है। इंडिया का इंडिजीनियसली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जिसको जैसे जो भी ड्रोन वगैरह अटैक होते हैं उसके लिए इस मिसाइल सिस्टम को, हमने माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है। इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है उसने डेवलप किया है, और ये डिप्लॉय किया सकता है, और ये करीबन 2.5 किलोमीटर तक टारगेट्स को हिट भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेवल वॉरशिप, जो कि न्यूज में थी। एक थी आईएनएस सूरत, एक था आईएनएस नीलगिरी, और एक था आईएनएस वगशीर। मैं आपको तीनों के बारे में बता दूं। आईएनएस नीलगिरी जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेट है आपकी, आईएनएस सूरत जो है वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है, और आईएनएस वगशीर जो है वो आपकी सबमरीन है। ओके, तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने तीनों को कमीशन किया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तीनों वॉरशिप। ओके, नेक्स्ट है 22nd एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, नाम है खान क्वेस्ट 2025। ये एक्सरसाइज में आपको बता दूं आपको, उलन बटार मंगोलिया में कंडक्ट की गई। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है धर्मा गार्जियन, जो कि 6th एडिशन की एक्सरसाइज है। इसको कंडक्ट कहाँ किया गया? जापान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है साइक्लोन 2025, जिसका 3rd एडिशन था। इंडिया और इजिप्ट की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि राजस्थान में कंडक्ट की गई है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट एक्सरसाइज, 13th एडिशन मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज में आपको बता दूं इंडियन नेवी और मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की गई है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये मालदीव्स में कंडक्ट की गई है एक्सरसाइज। ओके, इंडिया और अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, नाम था एक्सरसाइज अकाइमे। ओके, ये एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं इंडिया और तंजानिया जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने को इंडिया के साथ को होस्ट किया है तंजानिया ने, और करीबन 10 अफ्रीकन नेशन ने इंक्लूडिंग तंजानिया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया अफ्रीका की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। फर्स्ट इंडियन अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज, नाम है एक्सरसाइज अकाइमे। नेक्स्ट है 23rd एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है, नाम है वरुणा 2025। ये कंडक्ट की गई इंडिया और फ्रांस के बीच में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया और रशिया के बीच में 14th एडिशन की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, नाम है इंदिरा, और ये कंडक्ट की गई चेन्नई में, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में कंडक्ट की गई है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है दैट इज बोंगो सागर 2025, जो कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, 5th एडिशन की एक्सरसाइज है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच की ये एक्सरसाइज है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है खंजर 12। ये एक्सरसाइज जो है बता दूं आपको 12th एडिशन की एक्सरसाइज थी, जिसको जो इंडिया और कजाकिस्तान, याद रखिए इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की ये एक्सरसाइज है। ओके, सॉरी कजाकिस्तान बोलो, किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान की एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट कहाँ पे की गई है? ये कंडक्ट की गई, देख सकते हैं किर्गिस्तान ने ही इसको होस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प 2025, जो कि इंडिया यूएस की एक्सरसाइज है। ओके, तो पूछ सकते हैं ये एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट की गई? विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में, मतलब विशाखापट्टनम दैट इज आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है दस्तलिक एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये पुणे में कंडक्ट की गई है। 6th एडिशन की एक्सरसाइज थी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दैट इज INIOCHOS 25। ये एक्सरसाइज याद रखना आपको, मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो कि ग्रीस में कंडक्ट की गई है, और इंडियन एयरफोर्स ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और ये यूएई में कंडक्ट की गई है। अप्रैल से लेके मई के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, और इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब हम आते हैं, जितनी भी हमारी डिफेंस और एक्सरसाइजेस थी वो सारी कवर कर दी। अब हम अपने स्पोर्ट्स न्यूज में आते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी आपको पता होगा दुरंत कप, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसका 134th एडिशन अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया। ये दुरंत कप बता दूं ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का, और 5th ओल्डेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये 1888 में स्टैब्लिश किया गया था दुरंत कप, 134th एडिशन अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया। दो टीमें फाइनल में थी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और डायमंड हार्बर। ओके, फाइनल कोलकाता में खेला गया, और चैंपियन जो बनी है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो चैंपियन बन गई है। 6-1 से उसने फाइनल जीत लिया है, और सेकेंड टाइटल है उसका, याद रखिएगा। तो तुरंत कप इस बार किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ओके, नेक्स्ट है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट ट्रॉफी का नाम है। टेस्ट सीरीज है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो कि अभी कंडक्ट की गई। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सीरीज ड्रॉ हो गई, 2-2 से ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई। ओके, नेक्स्ट है वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025, और इस चैंपियनशिप को जीत लिया है दिव्या देशमुख ने। उन्होंने फाइनल हराया, कुनेरू हम्पी को फाइनल हराया है, ये जॉर्जिया में ये इवेंट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट है
चेस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इंडिया में चेस वर्ल्ड कप 2025 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। मैं आपको बता दूं 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंडक्ट किया जाएगा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैस्कॉट जो है वो विराज है, एक यंग एलिफेंट विथ ब्लेडेड लेग आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025। ये कहाँ पे कंडक्ट किए गए? यूएसए में कंडक्ट किए गए हैं और इसमें हमारी साइड से उत्तर प्रदेश पुलिस ने 95 मेडल जीते और सबसे ज्यादा मेडल जो है यूपी पुलिस ने ही जीते हैं, दैट इज 95 मेडल। ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग जो थी वो थर्ड थी इस वर्ल्ड पुलिस फायर गेम 2025 में। और 2029 का जो वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स होगा वो इंडिया में होगा। याद रखिए कहां पे होगा? इंडिया में होगा। नेक्स्ट है 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, नाम है रोहित। ये बन गए हैं 89 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आयुष शेट्टी जो है इन्होंने यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया और ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने वर्ल्ड टूर टाइटल 2025 जीता है, नाम है आयुष शेट्टी। ओके, नेक्स्ट है विमल्डन 2025 जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट है। मेन सिंगल जेनिक सिनर ने जीता, वुमेन सिंगल इगा स्वातिक ने जीता। ओके, विमल्डन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसी फ्रेंच ओपन हुआ, उसका मेन सिंगल जो है कार्लोस ने जीता, वुमेन सिंगल जो है कोको गॉफ जो है उन्होंने जीता। ठीक है, ऐसी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये सब टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स हैं। मेन सिंगल जेनिक सिनर ने जीता, वुमेन सिंगल मेडिसन की ने जीता। तो ये कुछ तीन मैंने आपको ग्रैंड स्लैम बताए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। ये तीनों के मेन सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीते हैं वो आपको याद रखना है, और किसको हराया है। तो आप रनर अप भी देख सकते हो, आपके टाइम हो तो आप रनर अप भी पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट विनर जरूर याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। ये इवेंट में आपको बता दूं अस्ताना कजाकिस्तान में कंडक्ट किया जा रहा था। इंडिया ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, और ये इवेंट अभी अस्ताना में हुआ है, अभी न्यू दिल्ली में भी होगा, नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट हो गया है, डल लेक श्रीनगर में स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बता दूं अगस्त 2025 में, और देख सकते हैं 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ये इंडिया का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट किया गया। इसका मैस्कॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिमालयन किंग फिशर जो है वो इसका मैस्कॉट था। ओके, और ये स्पोर्ट फेस्टिवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा की बात करूं, फेमस जैवलिन थ्रोअर है। ओके, इन्होंने जैवलिन गोल्ड याद रखिएगा, जैवलिन गोल्ड एट ओस्ट्रावा गोल्ड एंड स्पाइक 2025 जो चेक रिपब्लिक में हुआ वहां इन्होंने गोल्ड जीता। ओके, पेरिस डायमंड लीग 2025 को भी इन्होंने जीता। ओके, और नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट 2025 इन्हीं के नाम पर ये इवेंट था जो कि कर्नाटका में होस्ट किया, वो भी इन्होंने जीता। तो अभी 2025 में 3 बार न्यूज में आए हैं, तो तीनों न्यूज मैंने एक साथ कवर कर दी है। ओके, नेक्स्ट आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025। अभी रिसेंटली एमएस धोनी जो है उनको इंडिया की साइड से अगर पूछा है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किसको इंक्लूड किया गया है, तो करेक्ट आंसर एमएस धोनी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। ये टेस्ट चैंपियनशिप हुई और इसको जीत लिया साउथ अफ्रीका ने। रनर अप जो रही है वो रही है ऑस्ट्रेलिया। ये कहां पे हुआ है? लॉर्ड्स लंदन में ये कंडक्ट किया गया और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो है वो जीत लिया। ओके, जून में ये इवेंट हुआ था। खो वर्ल्ड कप 2025 होस्ट कंट्री है थी न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ। फर्स्ट एडिशन का था खो वर्ल्ड कप, जनवरी में हुआ। इंडियन मेंस टीम इंडियन वुमेन्स टीम दोनों ने ही गोल्ड जीता है, मतलब खो वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है, मेंस ने भी और वुमेन्स ने भी, और दोनों ने ही मेंस और वुमेन्स दोनों ने ही नेपाल की ही टीम को हराया फाइनल में। ओके, नेक्स्ट ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। ये अवार्ड 4 पर्सनैलिटीज को दिया गया है। एक डी कुकेश चेस प्लेयर है, मनु बाकर शूटर प्लेयर शूटिंग है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, और प्रवीण कुमार जो है याद रखिएगा गोल्ड मेडलिस्ट थे पेरिस पैरालंपिक्स में, हाई जंप करते हैं। इन 4 लोगों को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। ओके, 38th नेशनल गेम्स जो है देहरादून उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए। उत्तराखंड में हुए मैस्कॉट जो था मौली मैस्कॉट था। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, थीम था ग्रीन गेम्स। और अगला जो 39th नेशनल गेम्स है वो मैं आपको बता दूं मेघालय जो है वो होस्ट करेगा। और इस बार के नेशनल गेम्स में सबसे सारे मेडल्स जो है वो सर्विसेज ने जीते हैं, 121 मेडल्स आप देख सकते हैं, जिसमें 68 गोल्ड हैं। तो रैंक 1 पे रहा है सर्विसेज। तो जो सबसे ज्यादा मेडल जीतता है, मतलब रैंक 1 पे रहता है, उसको राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। सर्विसेज या आर्मी आप कह सकते हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ओके,
रैंक 2 पे महाराष्ट्र था, रैंक 3 पे हरियाणा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो कि लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट किए गए। रैंक 1 पे जो था वो था आर्मी करके, 7 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 18 मेडल्स के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर्मी ने जीती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरियाणा जो है वो रैंक 1 पे रहा है। ये इवेंट जो है न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा था। मैस्कॉट जो था वो उज्ज्वला था। मार्च में इवेंट हुआ है। मैक्सिमम मेडल जो है वो हरियाणा ने जीते। ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। रैंक 1 पे जो है वो महाराष्ट्र है। ओके, ये इवेंट बिहार में कंडक्ट किए गए। ओके, और मैस्कॉट जो था वो गज सिम्बा जो है वो इसका मैस्कॉट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। ये इवेंट मणिपुर ने टॉप किया है। मैं आपको बता दूं खेलो इंडिया बीच गेम्स में आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए रैंक 1 पे जो है वो मणिपुर रहा है। ओके, ये इवेंट कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कंडक्ट किए गए हैं, याद रखिएगा, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव में। यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में कंडक्ट किए गए। मई में ये इवेंट हुए थे। मैस्कॉट जो है पर्ल, एक मैं आपको बताऊं डॉल्फिन जो है वो इसका मैस्कॉट था। ओके, और सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते? दैट इज मणिपुर ने। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल मेडल्स यहाँ पे मणिपुर के लिखे हुए हैं। ठीक है, 14 मेडल्स जो है मणिपुर ने जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है। ओके, 6 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी की बात करें तो एशियन स्नूकर टाइटल 2025 जो कि दोहा कतर में हुआ वो पंकज आडवाणी ने जीता। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 ये भी पंकज आडवाणी ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है मेंस और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो कि इंग्लैंड में कंडक्ट किए जा रहे थे। मेंस और वुमेन्स दोनों ही टीम ने, हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने, इंडियन मेंस टीम ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है दीपक टकराव वर्ल्ड कप 2025। ये इवेंट मैं आपको बता दूं, ये इवेंट हो रहा था बिहार में। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखें इंडिया की ओवरऑल रैंक जो है वो 4th रही है। रैंक 1 पे जो था वो थाईलैंड था। ओके, इंडिया 4th रैंक पे रहा। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। ओके, और एक गोल्ड जो इंडिया को आया है वो आपको याद रखना है, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जो इंडिया को मिला है बिहार सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 में। वहां पर इंडियन मेंस रेगू टीम को ये टाइटल मिला है, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2025 जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट को कोलकाता में फाइनल हुआ और इसको जीता मोहन बगान सुपर जायंट ने इस फाइनल को जीत लिया है। ओके, और बेंगलुरु एफसी को इन्होंने फाइनल हरा दिया है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट था। 9th एडिशन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कंडक्ट की गई। ओके, ये ट्रॉफी मैं आपको बता दूं 9th एडिशन की थी। पाकिस्तान जो है वो होस्ट कंट्री था, पर इंडिया के मैचेस जो है वो यूएई में कंडक्ट किए गए। फेब से मार्च के बीच में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई और 8 नेशंस इसमें होते हैं। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी इंडिया बन गई क्योंकि इंडिया के पास 3 टाइटल हो गए इस चैंपियंस ट्रॉफी के। और लेटेस्ट एडिशन जो है पाकिस्तान में, ये होस्ट, पाकिस्तान इसका होस्ट नेशन था, बट नेक्स्ट एडिशन जो है वो इंडिया इसको होस्ट करेगी। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी को। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, याद रखिए 50-50 ओवर ओडीआई टूर्नामेंट है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसको जीता विदर्भा ने। ओके, केरल को फाइनल हराया है। ओके, आईपीएल 2025 में आपको बता दूं इस बार आईपीएल जो है वो आरसीबी ने जीता, और ये 18th एडिशन का आईपीएल था। सबसे ज्यादा विकेट्स जो है, मतलब पर्पल कैप जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिली। सबसे ज्यादा रन जो है वो साई सुदर्शन ने बनाए, बट जो चैंपियन बना वो आरसीबी बना, फर्स्ट टाइटल। पंजाब किंग्स को फाइनल में हरा दिया, और फाइनल जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। ओके, नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 वुमेन 2020 वर्ल्ड कप 2025 सेकेंड एडिशन हुआ, और ये जनवरी फेब के बीच में कंडक्ट किया गया। इंडिया विनर रहा, साउथ अफ्रीका रनर अप रहा। और आपको याद रखना है इंडिया जो है इस बार का वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप आईसीसी अंडर 19 जो है वो इंडिया ने जीता है, और इंडिया की जो कैप्टन थी उनका नाम था निक्की प्रसाद। नेक्स्ट 2025 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ये मैं आपको बता दूं 16 अगस्त से चल रहा है, 30 अगस्त तक चलेगा। ओके, मतलब एंड ऑफ अगस्त तक चलेगा। 16th एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है जो कि कजाकिस्तान में कंडक्ट की जा रही है। ओके, अभी आप देख सकते हैं मनु बाकर ने अभी ब्रॉन्ज मेडल भी यहाँ पर जीता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, और ये लैंडमार्क इसलिए हो गया क्योंकि कुश मनी जो है वो पहले इंडियन ड्राइवर बन गए जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जो है वो जीती है, जो कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, याद है कि एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस उन्होंने जीत ली है। तो न्यूज में चल रहे हैं, पूछ सकते हैं कुश मनी के बारे में। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट सिस्टम, सॉरी, फर्स्ट वुमेन ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2025 ये कहां पे कंडक्ट की गई? कंडक्ट की गई बीजिंग चाइना में। आप देख सकते हैं रोबोट के बीच में ये गेम्स हुए, फर्स्ट टाइम हुए जो कि चाइना में कंडक्ट किए गए।
नेक्स्ट है एशिया का ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। ये फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट, और देख सकते नाम था एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। ये 28 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक कंडक्ट किया गया, जो कि देहरादून दैट इज उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए। और देख सकते हैं ये शेरा और बगीरा जो है वो इसके ऑफिशियल मैस्कॉट थे। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में, देखते हैं कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि लास्ट 8 मंथ में इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, वो हम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे फेस्टिवल्स को देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन कौन से रहे इस जनवरी से लेकर अगस्त लास्ट 8 मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट इज हरेला फेस्टिवल, याद रखिएगा उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, उत्तराखंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेदिंकलाम फेस्टिवल, जो कि मेघालय का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वहाँ की जैंतिया ट्राइब जो है उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट है गुनालू फेस्टिवल, तेलंगाना स्टेट का फेस्टिवल है, ठीक है। अंबुबाची फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है असम का, ये आपको याद रखना, सिर्फ स्टेट पूछा जाएगा किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, ओके। नेक्स्ट है बोड़ा त्योहार, ये फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का, वहां की हाथी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया। जलीकातू फेस्टिवल तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपको याद रखना है, बुल टेमिंग इवेंट है ना, जो पोंगल सेलिब्रेशन को स्टार्ट करता है, ओके। जलीकातू फेस्टिवल तमिलनाडु। काग्यार डांस फेस्टिवल सिक्किम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ओके। गान नगाई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मणिपुर का इंपॉर्टेंट है, वहाँ की यार के काबुई नागा कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ओके। नेक्स्ट है मकरा विलाकू फेस्टिवल, ओके, इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति के टाइम पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था केरल में, वहाँ के सबरीमाला टेम्पल पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है सांभर दैट इज समर फेस्टिवल 2025 राजस्थान में कंडक्ट किया गया। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया, ओके। नगोबा जात्रा फेस्टिवल, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना, ये फेस्टिवल तेलंगाना में कंडक्ट किया गया। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है आफ्टर समक्का जात्रा फेस्टिवल। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नागोबा जात्रा फेस्टिवल, पूछ सकते हैं कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो करेक्ट आंसर तेलंगाना है, ओके। ट्राइबल फेस्टिवल है, याद रखिएगा, ठीक है। गोंड ट्राइब इसको बहुत सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट है झुमोर बिनंदनी फेस्टिवल, ये असम में सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं झूमर एक ट्रेडिशनल फोक डांस जो है असम का आदिवासी टी ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है इस हार्वेस्ट सीजन में, ओके। यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करते हैं ये लोग इन दिस झूमर बिदंदनी फेस्टिवल, जो कि असम का एक फेमस फेस्टिवल है। नेक्स्ट है 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल, जो कि मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया गया, ओके। नेक्स्ट है अली आई लिगांग फेस्टिवल, जो कि असम का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वहाँ की मिशिंग ट्राइब जो है वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, ओके। नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो फेस्टिवल जो है वो झारखंड में कंडक्ट किया जाता है, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे पब्लिक हॉलिडे भी डिक्लेयर की जाती है, वहाँ की इंपॉर्टेंट आदिवासी कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है, ओके। नेक्स्ट है गारिया बोशो बुरौन उत्सव, ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है, और त्रिपुरा के जो सीएम है मनिक साहा वो इसको इनॉग्रेट भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वहाँ का ट्रेडिशनल हेरिटेज फेस्टिवल है, नाम है गारिया बोशो बुरौन उत्सव। नेक्स्ट है माधवपुर गेद फेयर, ये फेस्टिवल बता दूं गुजरात का है, ओके। और यहाँ पर ये फेस्टिवल गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मैं आपको बता दूं केरल में त्रिशूर में सेलिब्रेट किया था, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ओके। नेक्स्ट है रमन फेस्टिवल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, उत्तराखंड का फेस्टिवल है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में भी आता है ये रमन फेस्टिवल, अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, उत्तराखंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है सिरुई लिली फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल, ये 12 दिन का सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल जो है तेलंगाना में कंडक्ट किया गया है, ओके। और बता दूं हर 12 साल में ये कंडक्ट किया जाता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम स्टेट है तेलंगाना। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में, तो जितने भी फेस्टिवल्स है वो मैंने कवर कर दिया, इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स स्टार्ट, बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये बुक जो है अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है, और हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस नाम है डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़,
इन्होंने, याद रखिएगा, इस ये बुक के ऑथर हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के ऑथर कौन है। ओके, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक अभी पब्लिश की गई है और प्रियमबदा जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट है द राइज ऑफ हिटमैन, ये बुक जो है आर कौशिक जो है वो इसके ऑथर है। गन डाउन, मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन, इसके ऑथर जो है आप देखते हैं सुदीप मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट द कंसाइंस नेटवर्क, ये देख सकते हैं बुक जो आपको दिख रही होगी, द क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप, ये बुक जो है सुगाता जो है, यानी कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी जिस तरह कुछ यंग इंडियंस ने यूएस में भी अगेंस्ट इसके रिवोल्ट किया था, जो यानी कि 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस पर ये बुक है। द कंसाइंस नेटवर्क, सुगाता जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, द वन, ये बुक का नाम है, शिखा धवन जो है वो इसकी ऑथर है। ओके, लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले जो है वो इसकी ऑथर है। द स्टार लाइट द वे, इसके ऑथर जो है सुचेता राज खन्ना जो है वो इसके ऑथर है। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, देख सकते हैं अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है वो इसके ऑथर है। ओके, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा इसके ऑथर है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, अमिताभ कांत जो है वो इसके ऑथर है। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, या उसके ऑथर जो है वो आपको याद रखना है, दैट इज सैयद किरमानी है। इनके साथ साथ देवाशीष सेनगुप्ता और दकेश पाठक भी हैं को ऑथर, बट सैयद किरमानी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे देश के जगदीप धनखड़, उन्होंने इसको लॉन्च की थी, और इस बुक के ऑथर जो है वो KS चौहान जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट गोपी चंद हिंदुजा बुक IM, एक्स वाइस प्रेसिडेंट देश के नाम है जगदीप धनखड़, जो अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया, गोपी चंद हिंदुजा बुक IM। ओके, नेक्स्ट है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शोरी जो है, याद रखिए वो इसके ऑथर है। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बुक है ग्रेट कंसलेटर, अ बुक ऑन लाल बहादुर शास्त्री, ऑथर है संजीव चोपड़ा। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बुक का नाम है द इंडिया आई सॉ। ओके, और S अंबुजा मल की बायोग्राफी है ये, द इंडिया आई सॉ। ओके, और श्रीराम V जो है उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, द इंडिया आई सॉ। नेक्स्ट है रामानुजन, अभी मैंने आपको बताया ग्रेट मैथमेटिशियन, ये बुक अभी रिसेंटली पब्लिश की गई, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है वो इसके ऑथर है। नेक्स्ट है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, तो बता दूं मैं आपको, जो उसके गवर्नर थे हरियाणा के, नाम है बंदारू दत्तात्रेय, उनकी बुक है, दैट इज जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ओके, अब हम आते हैं, जितनी भी बुक्स थी वो मैंने साइड डिस्कस कर दिया, हम आते हैं जितनी भी पर्सनालिटीज की डेथ हुई है ऑबिटरीज की, उनको डिस्कस करते हैं लास्ट 8 मंथ में। तो सबसे पहले आते हैं नागालैंड के गवर्नर जो थे प्रेजेंट में, एल गणेशन, उनकी डेथ हो गई है। तमिलनाडु में उनकी डेथ हुई, चेन्नई में उनकी डेथ हुई है, एल गणेशन। अब उनकी डेथ हो गई, तो नागालैंड का जो गवर्नर है वो कौन हो गए, तो बता दूं, जो अजय कुमार भल्ला थे, मणिपुर के गवर्नर थे, इनको नागालैंड का एडिशनल चार्ज जो है वो दे दिया गया है, तो नागालैंड के गवर्नर जो है वो अजय कुमार भल्ला है अभी। ठीक है, नेक्स्ट शिबू सोरेन, मैं बता दूं आपको, झारखंड के फॉर्मर CM रह चुके हैं। ठीक है, तो इनकी अभी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 81, फाउंडर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ओके, ऐसे ही हैं VS अच्युतानंदन। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ओके, ये भी केरल के CM रह चुके हैं, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है रतन तियाम, मैं बता दूं आपको, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, बहुत फेमस थिएटर पर्सनैलिटी है, पद्मश्री अवार्डी है, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है रमाकांत रथ। ओके, उड़िया के पोएट हैं, उड़िया के बहुत फेमस पोएट है, इवन पद्म भूषण भी अवार्डी है ये, एट द एज ऑफ 91 इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है दिलीप जोशी, क्रिकेटर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इनकी डेथ हो गई लंदन में। ओके, मणिपुर के क्लासिकल डांसर हैं, पद्मश्री मिल चुका है, नाम है त्रियम सूर्यमुखी, इनकी भी एट द एज ऑफ 85 डेथ हुई है। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी है, 2023 में इनको पद्मश्री मिला, मुनीश्वर चंद दावर, जो कि बहुत फेमस डॉक्टर बने, डॉक्टर हैं ये मतलब लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, और अभी इनकी डेथ हो गई, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, पर इनकी डेथ हो गई है ना। एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है, पद्मश्री अवार्डी भी है, नाम है मारुति चितमपल्ली। ओके, इनको हम सेज ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है उस्ताद गुलाम नबी शाह। ओके, मैं आपको बता दूं, बहुत फेमस है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, बुलबुल ऑफ कश्मीर म्यूजिक भी इनको कहा जाता है, और इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है
मयाधर रॉथ जो कि फादर ऑफ ओडिसी डांसर हैं, इनकी डेथ हो गई है। 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम है नवीन चावला, एट द एज ऑफ 79 इनकी भी डेथ हो गई है। इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फेमस स्कल्पटर नाम था लतिका कट। ओके, लतिका काट जो है इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 76। बहुत फेमस स्कल्पटर रही हैं, ये मूर्ति बनाती हैं। ओके, आइकॉनिक फेमस फिगर है ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के, नाम आपने सुना होगा उत्तम मोहंती, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। नेक्स्ट है लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार। मनोज कुमार जी की भी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 87। इनको पद्मश्री मिल चुका है 1992 में। नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवॉर्डी कुमुदनी लाखिया। मैं आपको बता दूं इनको पद्म विभूषण अभी 2025 में अनाउंस किया गया था और अभी इनकी डेथ हो गई। गुजरात से बिलोंग करती हैं। ओके, कथक डांसर हैं, नाम है कुमुदनी लाखिया। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मर इसरो के चेयरमैन और बहुत फेमस साइंटिस्ट के एस कस्तूरी रंजन, इनकी भी डेथ हो गई। मैं बता दूं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसकी फाउंडर एक तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो यही थे, तो इनको फाउंडर कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। ओके, और इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं फॉर्मर, इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है फर्स्ट लैटिन अमेरिकन और ज्यूस पोप थे, इनकी डेथ हो गई, नाम है पोप फ्रांसिस, इनकी डेथ हो गई। अब नए पोप अपॉइंट हो गए, वो मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी किया है। अब हम आते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज थी वो साइड डिस्कस कर दी है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स में। देखते हैं जितने भी लास्ट 8 मंथ में जो जो इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनकी थीम्स रही हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगस्त मंथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल हैंडलूम डे, 11th नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। ओके, वर्ल्ड ट्राइबल डे, 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। थीम था इंडिजिनियस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट शेपिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड लायन डे हमने 10th अगस्त को सेलिब्रेट किया। ओके, इंटरनेशनल यूथ डे 2025, इसको 12th अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजी एंड बियॉन्ड, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12th अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। थीम था ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट। इंडिपेंडेंस डे हमने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया और मैं आपको बता दूं इस बार की जो थीम थी वो थी नया भारत। ओके, 79th एडिशन का इंडिपेंडेंस डे था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सबसे बड़ी स्पीच अभी तक की लॉन्गेस्ट एवर इंडिपेंडेंस स्पीच दी, जो कि रेड फोर्ट से उन्होंने 1 घंटे 1 आवर 43 मिनट्स की दी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025, 19 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी माय फेवरेट फोटो। नेशनल स्पेस डे 2025, 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और मैं आपको बता दूं इस बार की थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये इस बार की थीम थी। और अभी आपको पता होगा स्पेस की मैंने बात की, तो हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2035 तक बनाने वाले हैं, ये हमारा टारगेट है। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जुलाई 2025, इस पे आते हैं, जुलाई में आते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया था। थीम था बिहाइंड द मास्क। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग यंग पीपल क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जून मंथ में आते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फूड सेफ्टी। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट करते हैं 17 जून को। थीम थी रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ और इस बार 11th इंटरनेशनल योगा डे हमने सेलिब्रेट किया, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, हमने इसको सेलिब्रेट किया गया 23 जून को। थीम थी लेट्स मूव। संविधान हत्या दिवस, इसको हम 25 जून को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 25 जून 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, याद रखिएगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हम, दैट इज 29 जून को। ओके, और इस बार की थीम थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अब हम आते हैं मई 2025 में। लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को सेलिब्रेट करें। थीम थी दैट इज यांत्रा,
दैट इज युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड एक्सलेशन इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल नर्स डे हम 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को, थीम थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड फुटबॉल डे इसको सेलिब्रेट करते हैं 25 मई को, ये आपको याद है कि डायरेक्टली पूछा सकता है वर्ल्ड फुटबॉल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आयुर्वेदा डे, अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि आयुर्वेदा डे हम 23 सितंबर को सेलिब्रेट करेंगे, तो ये डे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं उड़ीसा डे, जिसको आप उत्कल दिवस भी कहते हैं, और ये हम 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इस दिन उड़ीसा का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। उड़ीसा बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन 1936, तो उसका 88th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 1 अप्रैल। नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। बी आर अम्बेडकर जयंती, इसको भीम जयंती भी कहते हैं, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत रत्न मिल चुका है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ओके, 1990 में पोस्टमसली, मतलब आफ्टर डेथ उनको यह अवार्ड दिया गया। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 मई को अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। सिविल सर्विस डे 17th सिविल सर्विस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, और 21 अप्रैल को 17th सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। ओके, नेशनल पंचायती राज डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे, इसको हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन री इग्नाइट, ये इस बार की थीम थी। और हमारा जो टारगेट है मलेरिया को एंड करने का वो है 2030। अब हम आते हैं मार्च मंथ में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को, थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं 28 मार्च को, थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। हम आते हैं फरवरी मंथ में, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इस लाइन को आप कट कर देना क्योंकि अब टोटल रामसर साइट हो गई 91। ओके, और थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट नेशनल वुमेन्स डे 2025 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। थीम थी इस बार की एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर अ ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। जनवरी मंथ में आते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस बार 18 प्रवासी दिवस हमने उड़ीसा भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। थीम थी यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना, दैट इज केपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। फर्स्ट लोकपाल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पराक्रम दिवस जिसको आप करेज डे भी कहते हैं 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और ये 128th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की जब हम करेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। वोटर्स डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार 15th वोटर्स डे नेशनल वोटर्स डे हमने सेलिब्रेट किया, थीम थी नथिंग आई लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टूरिज्म फॉर अ इंक्लूसिव ग्रोथ। रिपब्लिक डे 2025 हमने 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया इस बार, और इस बार के चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, और थीम थी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दैट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ओके,
अब हम आते हैं अपने डेज एंड थीम्स हो गई, अब हम साइंस एंड टेक के पार्ट में आते हैं। जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक, थोड़ा देर और बैठे रहिए और आपका पूरा जनवरी से अगस्त हम यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। ओके, चलिए साइंस एंड टेक वाला पार्ट देख लेते हैं कि साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है न्यू मून इट इन यूरेनस, और इस मून का नाम रखा गया S/2025U1, जो कि 29th मून होगा यूरेनस का। ओके, नासा के टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है। होप स्टेशन, फुल फॉर्म है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन, जो कि लद्दाख रीजन में ओपन किया गया है। एनालॉग स्टेशन है, मतलब जहां पर आप जैसे अदर जगहों पे जाते हैं, मून में जाते हैं हम, तो किस तरह वहां पे प्लानिटरी चीजें होंगी, वहां पर ये एक तरीके से यहाँ पर रह के आप वो चीजें आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ओपन किया है। नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट, फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, तो जुलाई में लॉन्च किया गया श्री धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और ये इसरो और नासा का कंबाइंड मिशन है, याद है कि नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन है। ओके, और यहाँ पर दो डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि टू डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा, डुअल बैंड फ्रीक्वेंसी को यूज करेगा। और एक नासा ने प्रोवाइड किया, इसका नाम है एल बैंड रडार, और इसरो ने जो प्रोवाइड किया वो है एस बैंड रडार। ओके, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज टू डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी नाम है निसार सैटेलाइट। ओके, एक्सियोम 4 मिशन, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था जिसमें हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस में पहुंचे। ओके, इसके बारे में उनका डेस्टिनेशन जो था वो था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय वो बने हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं। और इसके बारे में डिटेल लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात की, इसमें डिटेल लेक्चर मैंने बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर मेरा एक्सियोम 4 मिशन जो है उसको जरूर पढ़ें। ओके, नेक्स्ट है इसरो का स्पेस स्पेडेक्स मिशन। ओके, फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। इसका मिशन का मतलब है यहाँ पर सैटेलाइट्स को आप देख रहे हैं स्पेस पे ले जाके जोड़ना या अलग करना। जोड़ना मतलब होता है डॉकिंग, अनडॉकिंग होता है अलग करना, स्पेस पे ले जाके। तो ये इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। ओके, और इंडिया ये अचीव करने वाला फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। ओके, और दो स्पेसक्राफ्ट को हमने जो जिसको जोड़ा और अनडॉक किया और डॉक किया, वो था एक था SDX-01 जिसका नाम था चेजर, और SDX-02 जिसका नाम था टारगेट। ओके, 470 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में हमने जाके ये चीज अचीव किया, और ये अचीव करने के लिए हमने जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया था वो था PSLV C60। ओके, नेक्स्ट है लेक्सी मिशन, जो कि नासा का मिशन है। ओके, फुल फॉर्म है लूनर एनवायरमेंट हेलोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। ओके, ये स्टडी करेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फ्रॉम मून, मतलब मून में जाके इसको डिप्लॉय किया जाएगा और ये वहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल, इसका नाम रखा गया है, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ये गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इस पर हम पानी के अंदर पहुंचेंगे, और टारगेट कब तक है 6000 मीटर पानी के अंदर पहुंचेंगे टिल 2026। ओके, और इसका नाम ये जो सबमर्सिबल है इसका नाम है मत्स्य 6000। ओके, और इंडिया के डीप ओशन मिशन समुद्रयान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए समुद्रयान मिशन है जिसके अंदर मत्स्य 6000 को पानी के अंदर 2026 तक 6000 पानी का, उसमें 3 लोग भी जा सकते हैं, याद रखिए 3 लोग इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स पर। साइंस एंड टेक हो गया, अब देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज में है। सबसे पहली स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इंडिपेंडेंस डे में इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात भी की, दैट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। ये स्कीम के अंदर करीबन 3.5 करोड़ नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी विद इन 2 ईयर्स, ये स्कीम का एम है। ओके, इस स्कीम के अंदर क्या होगा, लेटर सपोज आपकी कोई पहली प्राइवेट सेक्टर जॉब लगती है, तो आपको सरकार जो 15,000 रुपए, अगर आपकी कोई जॉब लगती है प्राइवेट सेक्टर जॉब में, सरकार आपको 15,000 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब ये एक तरीके से इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। ओके, और ऐसी कंपनीज जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लेट अस सपोज आपको 2 लोगों की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट पे कंपनी को, ठीक है, बट वो 3 जॉब क्रिएट करती है, एक एक्स्ट्रा पर्सन की क्रिएट करती है, तो इस एक्स्ट्रा पर्सन की जो जॉब क्रिएट की गई है उसके लिए सरकार जो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी उस कंपनी को, ठीक है, तो इससे वो लोग जॉब्स एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे। ओके, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और इसको इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है संचार मित्र स्कीम। ये स्कीम जो है यहाँ पर स्टूडेंट वॉलंटियर्स को टारगेट किया जाएगा, उनको संचार मित्र कहा जा रहा है।
जिनका काम रहेगा टेलीकॉम रिलेटेड इश्यूज जो हैं, ठीक है, वो उसके बारे में अवेयरनेस बताएं, मतलब जो साइबर फ्रॉड होता है, डिजिटल सेफ्टी होती है, उसके लिए वो यहाँ पर लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। ये स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ये स्कीम है, ओके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्रीकल्चर की स्कीम है। ये अभी 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट की जा रही है और 36 स्कीम्स को कंबाइन किया गया है, तब बनी है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ओके। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट में। ये कुछ स्कीम्स थी, अब हम अपने मिसलेनियस पार्ट में आ गए। जो लास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है 7 मंथ का, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मिशन सुदर्शन चक्र। इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की बात की। ये क्या है? ये इंडिया का खुद का आयरन डोम है। जिस तरह आपने इजराइल का आयरन डोम सुना है, वैसे इंडिया का खुद का आयरन डोम होगा, जो कि एक इंडिजीनियसली हम रिसर्च ड्रिवन एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करेंगे। जैसे एयर, लैंड और सी और साइबर डोमेन से हम अपने थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे इजराइल में अगर कोई अटैक करता है तो उसका आयरन डोम उसको बचाता है, तो वैसे ही हम अपना एक एयर, लैंड, सी और साइबर डोमेन को थ्रेट से बचा सके, उसके लिए मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि हम इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये कौन सा ऑपरेशन है? मैं आपको बताऊं, अर्थक्वेक आया म्यांमार और थाईलैंड में, तो हमने म्यांमार के लिए कुछ रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्रह्मा। यहाँ पर हमने कुछ जैसे कि स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, ये सब हमने म्यांमार को प्रोवाइड किया, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ये क्या है? याद है कि इसराइल ने अटैक किया ईरान पर और ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो ऑफ कोर्स ईरान भी रिटेलिएट करेगा, तो ईरान ने जो अटैक किया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने रिटेलिएट किया इसराइल पर, ओके, और इसराइल क्योंकि एयर स्ट्राइक करा था, तो ईरान ने भी उस पर अटैक किया, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये सब देखते हुए यूएस ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया ईरान पर, ठीक है। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसके अंदर यूएस ने उसकी 3 न्यूक्लियर साइट और 2 नतांज और इस्फहान पे अटैक किया, उसकी न्यूक्लियर साइट पे, क्योंकि यूएस ये मानता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, ओके। और यहाँ पर उसने B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया टू डिस्टर्ब दीज 3 साइट्स। आप देख सकते हैं तीनों साइट्स के नाम भी आप देख सकते हैं, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। जब ये अटैक्स हो रहे थे इस टाइम पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। इसके अंडर हमने ईरान पे जो हमारे लोग फंसे हुए थे उनको हमने, याद रखिएगा, इवैक्यूएट किया, वहां से हमने निकाला। बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल जो टेंशन चल रही थी उसकी वजह से हमने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान से अपने लोगों को बाहर निकाला, इवैक्यूएट किया, ओके। नेक्स्ट ऑपरेशन चक्रा 5। ये सीबीआई ने लॉन्च किया 5 स्टेट्स में, जहां पर फेक बैंक अकाउंट्स बनाए जाते हैं और साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट किए जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये सीबीआई ने ये सर्च प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑपरेशन चक्र 5 के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेशन शिवा। ये ऑपरेशन अभी आपको बताओ अमरनाथ यात्रा कंडक्ट की गई। इस अमरनाथ यात्रा जो जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट की गई तो सेफ्टी से हो सके उसके लिए ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया गया बाय इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव। ये ऑपरेशन महादेव क्या था? याद रखिएगा, ऑपरेशन महादेव पहलगाम में जिस तरह टेरर अटैक किया गया अप्रैल में, तो उसी के जो जिन्होंने अटैक किया था उनको फाइनली आउटकम में उन पाकिस्तान एलिटी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उनको मार दिया गया अंडर ऑपरेशन महादेव, ओके। और ये ऑपरेशन 27-28 जुलाई को कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक 2025। ये जो है ये सीबीआई ने लॉन्च किया, जहां पर जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको डिसमेंटल करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक 2025 जो है वो लॉन्च किया, ओके। नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं, 2 इंडियन सिटीज हैं जिनको ग्लोबल वेटलैंड नेटवर्क सिटीज नेटवर्क के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ऐसी सिटीज जो वेटलैंड मतलब कह सकते हैं आप जो वेटलैंड्स होती है उनके लिए बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। तो ऐसी 2 सिटीज जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है इस ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क में। वर्ल्ड में टोटल 31 सिटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया और 2 इंडियन सिटीज हैं, एक है उदयपुर और एक है इंदौर। तो इंदौर और उदयपुर को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको दोनों सिटीज का नाम याद रखना है। इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है? तो यहां पर आपने देखा होगा मैंने लास्ट के 8 मंथ की जितनी भी करंट अफेयर्स है उसको मैंने एक सिंगल लेक्चर में यहाँ पर कवर कर दिया है और यहाँ पर हमारी लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और अगर लेकिन जाते जाते मैं एक लास्ट पॉइंट और बता के जाऊंगा, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑन डॉग्स, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक डॉग लवर हूं, मैं आपको बता दूं, जो लोग
पूछ रहे हैं कि सर आप किसका सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक डॉग लवर हूं, तो ऑफकोर्स मैं भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, जो अब आई है जजमेंट, जो बाद में मॉडिफाइड जजमेंट आई है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि बहुत ही बैलेंस जजमेंट उन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता होगा डॉग का केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं उनको सबको शेल्टर में रखा जाए, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर पे स्टे लग गया है, और नई जजमेंट जो आई वो ये बोला गया है, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं जो रोड में घूमते हैं कुत्ते, उनको जिनको कैप्चर किया गया था शेल्टर्स में, उनको वापस उनके ओरिजिनल प्लेसेस में आफ्टर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद उसके उनको वापस भेजा जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आप उनका स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करें, उसके बाद उनको वापस भेजा जाए। ओके, बट ऐसे डॉग जो रेबीज इन्फेक्टेड हैं या एग्रेसिव बिहेवियर शो करे, उनको नहीं भेजा जाए। ओके, और मेरा तो मानना है कि सही जगह भेजना भाई। अगर आपने मोहल्ला नंबर 3 से उठाया तो मोहल्ला नंबर 3 पे ही भेजना। अब मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल से उठा तो लिया था, अब उनको दिक्कत क्या आ रही होगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दी, उनको वापस करके आओ। अब उनको कैसे पता चलेगा ये कौन सा हमने कहां से उठाया है? तो अब ये बड़ी डिफिकल्टी बात है कि भाई जिस जगह से उठाया वहीं पर छोड़ के आना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पब्लिक फीडिंग जो होती थी, मतलब आप कहीं भी फीड करने लगते हैं कुत्तों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को बोला गया है कि हर वार्ड में एक फीडिंग स्पेस बनाई जाए जहां पर कुत्तों को फीड किया जा सके। ओके, अब देखते हैं ये बना पाते हैं कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ओके, और एनिमल लवर्स को ये भी बोला गया है दे कैन अप्लाई द एमसीडी फॉर अडॉप्टिंग डॉग्स। अगर आपको अडॉप्ट करना है तो आप एमसीडी से डॉग्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो बड़ी बैलेंस जजमेंट है। मैं चाहता हूं कि ऑफकोर्स कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा अटैक करते हैं ये, ठीक है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इनको वैक्सीनेट करके, स्टरलाइज करके इनकी जगह पर इनको छोड़ना चाहिए, इनकी भी फ्रीडम है, और इनको जिस जगह पर लाया गया उस जगह पर इसको छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे सर कुछ डॉग प्रेमी ऐसे भी हैं जो मैंने सुना न्यूज में, और लोग मुझे मैसेज बोलते हैं कि सर आप देखिए जो मतलब डॉग को इतना प्यार दे रहे हैं और साथ साथ में नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है। देखो ये डिबेट बिल्कुल अलग है, ठीक है। कैसे डिबेट अलग है? अब आप यहाँ पर आप कह रहे हो जैसे कि बकरा है, ठीक है, या तो मटन खा रहा है कोई, ठीक है, या कोई मुर्गा खा रहा है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं देखो आप एनिमल लवर बन रहे हो, है ना, डॉग के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आप उसको खा रहे हो। देखिए ये अलग इसलिए है क्योंकि डॉग एक ऐसा जानवर है ना जो एक इमोशनली ह्यूमन बीइंग से अटैच हो जाता है, ठीक है। आप देखो, अगर मैं बताऊं, अगर हेन आप घर में पाल लो, ठीक है, एक मुर्गी पाल लो, बट वो आपके साथ अटैच नहीं होगी। जिस तरह डॉग अटैच होता है ना, उस तरह नहीं अटैच होगी। डॉग को आपको पता होगा, जिसने भी कुत्ता पाला होगा, डॉग पाला, उसको पता होगा कुत्ता उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा, मतलब उसके लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ये होता है डॉग, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। बट आप काऊ भी रख लो अपने घर में, तो भी आप देखोगे ना, काऊ का भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, वो अपना बैठी रहेगी, है ना, ऐसा अटैचमेंट नहीं होगा। कुछ कुछ काऊ का होता है, बट ऐसा अटैचमेंट नहीं होगा 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमे, ठीक है। आप बकरा पाल लो, उसका भी अटैचमेंट नहीं होगा। बट डॉग एक ऐसा जानवर, एक लौता जानवर है, मैं आपको बता दूं, जिसका अटैचमेंट ह्यूमन बीइंग के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि आपने कहा डॉग के लिए इतना प्रोटेस्ट होता है। कभी अदर एनिमल्स के लिए आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि डॉग ह्यूमन बीइंग के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, ठीक है। और जब वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, तो आप लॉजिकल, अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो और वो कोई चीज आपकी छीने, तो आपको गुस्सा तो आएगा। इसीलिए डॉग्स पर इतना प्रोटेस्ट किया गया। तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि सर डॉग पर इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, अदर एनिमल्स पे क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, बाकी एनिमल लवर। तो ये लोग एनिमल लवर नहीं है, ये लोग डॉग लवर हैं। जितने लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डॉग लवर हो सकते हैं, नॉनवेज भी खाते होंगे, तो एनिमल लवर कैसे हुए वो लोग? डॉग लवर है, क्योंकि इमोशनली वो अटैच हो जाते हैं डॉग से, ठीक है। डॉग बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग के साथ एक, मतलब आप कहिए दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट रह के रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात थी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया है। लेक्चर खत्म होते होते मैंने सोचा आपको थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। ओके, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आप मेरा एक बजट का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट 8 मंथ में बजट भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर बजट का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, और इकोनॉमिक सर्वे का भी लेक्चर जरूर देखें। ओके, और इस लेक्चर का जो अभी आपने लेक्चर देखा, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में, तो देखोगे तो 400 स्लाइड्स हो जाएंगी यार। इसको प्रिंट आउट कराते कराते तो आपकी वाट लग जाएगी, इतने सारी स्लाइड्स हैं। तो यहां पर मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको बुकलेट प्रोवाइड करता हूं 8 मंथ की। देखिए जो मैंने अभी टॉपिक्स आपको 17 टॉपिक्स बताएं, सारों की बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करूंगा। सैंपल भी दिखा देता हूं, ये देखिए, प्रॉपर इस तरह की 110 पेजेस की बुकलेट होगी।
ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हो। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये तो डिस्क्रिप्टिव है, हमें एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी थी, तो ये लीजिए मैं आपके लिए एमसीक्यू बुकलेट भी लेके आ गया हूं, मतलब 8 मंथ की डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको दूंगा और आपको एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा जनवरी से अगस्त तक। इसमें टोटल 1800 एमसीक्यूज रहेंगे। ये देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले चीजें पढ़ाई हैं, है ना, और वो चीजें यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको विद डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, और एक दो क्वेश्चन नहीं है, इसमें टोटल 1800 एमसीक्यूज हैं। तो ये बुकलेट भी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी? सेम प्रोसीजर, या तो व्हाट्सएप करो या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारे एग्जाम में अदर चीजें भी आती है जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके एमसीक्यूज का क्या करें? तो ये लीजिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे पॉलिटी का सैंपल मैंने आपको दे दिया, हिस्ट्री का सैंपल दे दिया, ऐसे हर सब्जेक्ट के मैं आपको 1000 एमसीक्यूज जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा, ईच सब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो आप जाकर इसको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसे मिलेगी? या तो आप व्हाट्सएप करिए, और हर सब्जेक्ट की मिलेगी, सिर्फ पॉलिटी हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड करूंगा विद डिस्क्रिप्शन। ओके, या तो आप व्हाट्सएप से बाय कर लीजिए या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्टैटिक जीके भी हमारे एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल, स्टैटिक जीके का भी कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये देखिए किस तरह ट्रिक के थ्रू मैं आपको स्टैटिक जीके प्रोवाइड करूंगा। टॉप 100 टॉपिक्स मैंने स्टैटिक जीके के कवर कर रखे और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए मतलब करंट अफेयर्स भी कवर कर दिया मैंने आपका, जीएस के एमसीक्यूज भी मैं आपको दे रहा हूं, और आपको मैं यहां पर टॉपिक वाइज, याद रखिएगा, स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कर रहा हूं। सेम प्रोसीजर है, व्हाट्सएप करो या तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवाशीष क्लासेस को, तो ये आपको कोर्स मिलेगा मेरे एप्लीकेशन में, कॉम्बो ऑफर कोर्स। तुरंत जाकर बाय कर लो। कॉम्बो ऑफर क्यों? जो जो मैंने अभी आपको बताया ना, करंट अफेयर्स बताई मैंने अभी आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू, मैंने स्टैटिक जीके आपको बताया, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बताया, सबका सोल्यूशन ये बुकलेट है, कॉम्बो ऑफर, जो मैं आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन में देवाशीष क्लासेस में। ये कूपन कोड लगा लेना 1,040,000, तो 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करो। याद रखिएगा, अगर आपको कोर्स बाय नहीं करना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय आप कर सकते हो। ओके, लेट मत करो। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपके एग्जाम से उसके लिए मैंने स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, और इससे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, और ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला। ठीक है, जाते आते मैं आपको बताऊंगा, मैंने बहुत मेहनत से कंटिन्यूअस, आपने देखा होगा ये लेक्चर मैंने बनाया है, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के भी लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनका टाइम कम बचा हुआ है और एग्जाम सर पर है, उनको तुरंत रिविजन करके जाना है, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बार चैनल को विजिट करो, आप देखोगे टू द अपडेटेड लेक्चर चैनल है ये हमारा, हर दिन हम इसमें चीजें अपडेट करते रहते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फर्दर लेक्चर्स की भी डिटेल्स मिलती रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नोट्स लेना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी, देवाशीष क्लासेस को भी डाउनलोड करके एप्लीकेशन को आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मेरे को चलना होगा। आज मैंने बहुत मेहनत से आपके लेक्चर बनाया, और भी लेक्चर्स मेरे आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थम्स अप का बटन जरूर दबाइए अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।